हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले लिमिट्स के जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, ये तो आप सब जानते ही हो कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, या टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, है ना, ये सब वन होता है। ऐसे ही इनवर्स के अंदर बच्चों होता है साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है ना, बहुत ज्यादा काम आएगी। देखना आपके लिमिट एक्स गोज टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना होता है 1/2। वैसे तो इसमें आप लोपिटल रूल लगा के इसको प्रूव कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ इसको याद रखो। वन माइनस कोस एक्स, और जो ये एक्स होता है बच्चों इसी का क्या करते हैं, नीचे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो लिमिट में आपको पता है रेसिप्रोकल कर देते हैं फंक्शन का, तो लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। और एक ये वाली थ्योरम देखो, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यानी ये जो पावर है यही नंबर नीचे होना चाहिए और ये एक्स जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा 1। एक ये लिमिट वन प्लस एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये सारी आपने पढ़ी हुई है, मैंने एक साथ लिख दी है आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं कुछ आपको रिजल्ट बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट, कि जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो और साइन 5x अपॉन 3, इसका आपको आंसर बताना है, 3x है ना, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें ये होता है कि एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, अगर यहाँ पे एंगल 5x है तो बच्चों आप नीचे भी क्या बना लो, 5x बना लो। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए बस। साइन 5x है तो नीचे आप इस 3 को बाहर कर दो, है ना, 3 को बाहर कर दो और x बच गया। x को क्या बना लो, 5x बना लो, और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 से नीचे। अब आप मेरे को ये बताओ, इतनी सी वैल्यू का आंसर क्या 1 होएगा क्या? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, नहीं, ये जरूरी है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अगर x जीरो है तो बच्चों 5x भी तो जीरो होगा, तो आंसर क्या आ गया बताओ, 5/3 इंटू 1, यानी कि 5/3। ऐसे ही देखो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि लिमिट x गोज टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, वो क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि इसका आंसर आप मेरे को बताओ, लिमिट एक्स गोज टू जीरो वन माइनस कोस ऑफ साइन एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो अब आप ये मत कहना कि सर इसका आंसर 1/2 नहीं होगा। आप ऐसे सोचो कि कोस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर। जैसे यहाँ x लिखा तो क्या था, x का स्क्वायर, यहाँ साइन x लिखा तो यहाँ क्या है, साइन का स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 होगी कब, बस एक शर्त है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है कोस के, है ना, ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। जब x की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी तो बताओ, या ऐसे समझ लो, जब x जीरो होगा तो साइन x भी तो क्या होता है, जीरो होता है। तो बस आपको रटना नहीं है कि यहाँ पे x ही होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो लिमिट x गोज टू जीरो, मैं ये बोल दूं आपको कि e की पावर साइन x माइनस वन अपॉन साइन एक्स, अब बताओ इसका आंसर भी क्या होगा 1, क्योंकि मैंने e की पावर में क्या बताया था, जो पावर है वही नंबर नीचे होना चाहिए और ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ये थ्योरम को यूज करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये सारे। ये आपको सबको पता है कि e की जगह अगर मान लो a आ जाए तो a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, तो log a आंसर आ जाएगा, है ना। उसका भी आंसर log ही होता है, बट log ही की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने उसको 1 लिख दिया था डायरेक्ट। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको पता है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है लिमिट्स के अंदर। जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगी तो हम लोपिटल यानी LH रूल, मैं उसको बोलूंगा LH रूल लगा देंगे। बाकी कहीं पे भी बच्चों डायरेक्ट LH रूल नहीं लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो लिमिट। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, अगर मान लो ये एक लिमिट है ना, लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट x गोज टू a एफ एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक है, बेस वाले फंक्शन में हमने x को a पुट किया तो 1 आ गया, और पावर वाले फंक्शन में पुट किया तो क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर, लिमिट वही रहेगी, पावर वाले फंक्शन को आगे ले आना और बेस वाले फंक्शन में से एक कम कर देना। ठीक है, अच्छा ये मत समझना कि 1 की पावर इन्फिनिटी तो सर 1 होता है, ये 1 प्रॉपर 1 नहीं है, है ना, ये 1 क्या है, 1 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1 की, तो हमें क्या पता कि 1 से जरा सी छोटी है या जरा सी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 नहीं बोलेंगे बल्कि ये वाला रूल लगाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो पावर में जीरो आ जाए, या तो जीरो की पावर जीरो या इन्फिनिटी की पावर जीरो, है ना, ये अगर फॉर्म बने तो ई की पावर करके पावर वाले फंक्शन को तो यहाँ पे भी आगे लेके आएंगे, बट बेस वाले फंक्शन में से अब की बार 1 घटाना नहीं है, इसके आगे क्या लगा दो, log लगा दो। ठीक है, log ऑफ एफ एक्स, ये बहुत काम आएगी। एक्सपेंशन मैंने सारी की सारी लिख रखी है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी आप यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ई की पावर एक्स की और log 1 प्लस एक्स की, इसको आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। सारी एक्सपेंशन मैंने जितनी भी होती है वो लिख दी है मैंने, ठीक है, ताकि आपको सब रिजल्ट एक जगह पे मिल जाए।
उसके बाद बच्चों सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम आपको पता ही है। अगर मान लो एफ एक्स की वैल्यू किन्हीं दो फंक्शन के बीच में है, जी एक्स से बड़ी और एच एक्स से छोटी, इक्वल का साइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो और इस फंक्शन की लिमिट है बच्चों एल और इसकी भी लिमिट क्या है एल, तो मैं ये कहता हूँ इसकी लिमिट भी क्या होगी एल होगी, ठीक है। इस बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट रूल। तो आप सबने पढ़ा है कि y अगर मान लो u इंटू वी होता है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ऐसे करते हो ना। यानी कि मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने v डैश और इसको क्या लिख दिया u डैश ऐसे। बट मैं कहता हूँ अब एक नई तरीके से मैं इसको सिखाता हूँ, आपको काम आएगा ये लिमिट्स के अंदर। अगर आपको ये डेरिवेटिव आ गया यहाँ तक है ना, फंक्शन क्या थे u और v थे ना, तो बच्चों u इंटू वी से मल्टीप्लाई कर दिया करो, u इंटू वी से क्या कर दिया करो डिवाइड। बाहर तो एज इट इज रहने दो, अंदर सेपरेट डिवाइड कर दो, तो देखो एक एक बार कट जाएगा, v डैश बाई वी u डैश बाई u, मतलब कि बाहर तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई रहेगी, अंदर बच्चों क्या होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वही फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वही फंक्शन, ऐसे तीन के लिए भी ये रूल वैलिड होगा। तीन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो बाकी दोनों को सेम रख दो, फिर बीच वाले का डेरिवेटिव कर दो बाकी दोनों को सेम लिख दो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि यू वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, यू वी डब्ल्यू से डिवाइड करो, या ऐसा कह लो कि यू वी डब्ल्यू कॉमन ले लो, है ना। तो देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड, थर्ड का डेरिवेटिव अपॉन थर्ड। तो मैं यही बच्चों इन जनरल आपको एन फंक्शन के लिए भी मैंने ये रूल आपको लिख दिया है, ठीक है। जैसे अब पेपर में मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने क्या कहा था, तीनों फंक्शन की प्रोडक्ट तो बाहर लिख दो, अंदर क्या लिखना है आपको, देखो अंदर ध्यान से देखो, फंक्शन तो नीचे लिखना है और इसका डेरिवेटिव ऊपर, है ना, साइन एक्स नीचे और कोस एक्स ऊपर, साइन 2x तो नीचे, साइन 2x का डेरिवेटिव ऊपर, साइन 3x नीचे, साइन 3x का डेरिवेटिव ऊपर, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिखना चाहूँ तो साइन 2x साइन 3x और कोस बाय साइन क्या होता है बताओ, कोट होता है, ये क्या होता है कोट 2x होता है, और ये क्या होता है बच्चों कोट 3x होता है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यानी कि प्रोडक्ट रूल का ये वर्जन भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के अंदर। उसके बाद बच्चों अब हम देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अपने को ये लिमिट की वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है और एम एन वो को प्राइम नंबर्स है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे को दिख रहा है ये 0/0 फॉर्म है, देख लो x को 1 पुट करोगे तो 6 की पावर, ये भी 6 की पावर समथिंग बनेगी, यहाँ 5 की पावर बनेगी, यहाँ 5 की पावर बनेगी, तो मतलब कि ये 0/0 फॉर्म तो है ही। डायरेक्ट तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू को क्या पुट कर सको 1, तो इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना, लोपिटल रूल लगा दो, ठीक है, एलएच रूल, पावर आगे डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का अलग न्यूमिनेटर का अलग, और 5x प्लस 1 और फिर इसकी पावर में से एक कम होएगा ना, कितनी होएगी -2/3, और फिर बेस का डेरिवेटिव भी करोगे, अच्छा 1/3 आगे आएगी, x प्लस 5 और 1/3 में से एक कम करोगे तो -2/3 और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 1/2 आगे 2x प्लस 3 और पावर कितनी हो जाएगी बच्चों -हाफ, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 और -1/2 आगे x प्लस 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी -हाफ और x प्लस 4 का डेरिवेटिव, है ना। ये वैल्यू अपने को गिवन है इक्वल में, वो बाद में लिख दूंगा मैं। अब x को क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, अब बच्चों 0/0 फॉर्म नहीं है, x को डायरेक्ट 1 पुट कर दो, अच्छा 1 पुट करोगे तो कितना आ गया बताओ 6 की पावर -2/3, -1 पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा 6 की पावर -2/3। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन अभी आसान हो जाएगी। अच्छा ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, ये 2 से 2 तो आप क्या करो काट दो इसको, तो नीचे क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 पुट करोगे तो 5 की पावर -हाफ आ जाएगी ना, और ये भी बच्चों ये 1/2 तो रहेगा और ये क्या आएगी 5 की पावर -हाफ। ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर आपको ये 5/3 है, ये 1/3 है, ये तो सेम है ना 6 की पावर, तो 5/3 में से 1/3 गए 4/3 बच गए, 4/3 टाइम्स ऑफ 6 की पावर -2/3, और देखो कॉमन ले लो, आप ये सोच लो कि 5 की पावर -1/2 कॉमन लोगे तो 1 -1/2 कितना बचेगा हाफ बचेगा, और 5 की पावर कितनी होगी -1/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 1/2 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, कितना होगा 8/3, और ये क्या हो गया देखो, ये ऐसे करो ना, ये 6 की पावर -2/3, ये 5 की पावर कितनी है -2/3, तो इसको पावर को नेगेटिव है, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाओ पॉजिटिव बना दो, और ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया इतना। अब आप देखो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन का आंसर गिवन है लिमिट का, ये मैच कर गया क्या आपको, ये क्या लिखा हुआ है बताओ 8/3, और ये √5 भी तो लिखा हुआ है, और ये 6 की पावर 2/3 तो लिखी हुई है। अब आप देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, यहाँ देखो यहाँ n है, यहाँ 2n है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, डबल हो गया ना, पावर भी 2/3 पावर भी 2/3, मतलब कि कंपेयर अगर मैं करूँ तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई 8,
m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू कितनी बच्चों, देखो बाहर वाला नंबर n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और मेरे को ये आंसर निकालना है 8m प्लस में 12n। मेरा आंसर क्या है बच्चों 8m प्लस में 12n। बस आपको कंपेयर करना है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आई 5 और n की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 3, तो 40 क्या क्या आया था अपना, देख लो 8m प्लस 12n, 8m प्लस 12n, 8 8 8 64 आएगा ना, 8 थी, m की वैल्यू कितनी थी 8, तो 64 प्लस में 36, इस क्वेश्चन का 100 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, LH रूल लगाया और क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपको, f एक बच्चों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस इंटरवल में f1 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और इसकी लिमिट 1 दे रखी है, तो आपको ये निकालनी है ना, मतलब आपको fx निकालना पड़ेगा, fx निकालोगे तभी तो f2 और f3 निकालोगे ना, तो fx निकालना अपना टारगेट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलो क्या दे रखा है अपने को, लिमिट t गोज टू x, लिमिट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको, ये लिखा हुआ है। अच्छा अब ये बताओ इसके अंदर अगर t को, अब अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल बच्चों अगर ये t गोज टू है ना, तो t को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल, t के अलावा बाकी सब जो भी हो गए नंबर या अल्फाबेट्स वो क्या माने जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हम ये करते हैं लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसमें LH रूल लगाते हैं तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करते हो, x की रिस्पेक्ट में, है ना। अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो एक्स वाई को हम क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते, ठीक है। तो यहाँ पे t को वेरिएबल मानोगे बाकी कांस्टेंट। अच्छा अब बताओ इसके अंदर अगर आप t को x पुट कर दोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। देखो ऊपर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और नीचे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, t को x पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है नो डाउट। तो 0/0 फॉर्म में तो मैं क्या लगाऊंगा LH रूल लगाऊंगा, है ना। LH रूल लगाओ, लिमिट t गोज टू x, बट इसमें ध्यान रखना आप देखो t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो t की रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का तो 2t हो जाएगा, बट एफ एक्स का एफ डैश एक्स मत लिख देना क्योंकि बच्चों ये तो कांस्टेंट है ना, और ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एफ टी का क्या हो जाएगा एफ डैश टी, टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, नीचे क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। अब टी को क्या डाल दो एक्स डाल दो, टी की जगह एक्स पुट कर दो तो क्या आएगा बच्चों 2x एफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब आप मेरे को बताओ मैं यहाँ पे पहुंच गया है ना, मैं यहाँ पहुंच गया, अब मेरे को निकालना क्या है एफ एक्स, मुझे निकालना है बच्चों एफ एक्स। तो अब आपको ध्यान आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट यहाँ से आप एफ एक्स थोड़ी निकाल सकते हो। मैं एफ एक्स को एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ, तो देखो अब आपको दिखाई देने लग जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये लिखा हुआ है dy/dx और इज इक्वल टू 1। अब तो बन गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके मैं क्या निकालूंगा बच्चों y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। वो हमारे को सोल्व करना आता ही है। पहले क्या करो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पहले मेरा काम है क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड, क्योंकि dy/dx निकालना होता है मेरे को पहले, है ना, ताकि फॉर्म पता लगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है। तो बताओ ये क्या बन गया 2y अपॉन एक्स, और ये -1/x² हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओ क्या हो गया dy/dx। अब मेरे को दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, dy/dx इसको उधर शिफ्ट कर दो 2y/x को, और इसको इधर ही पड़ा रहने दो, समझ गए। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। देख लो ये रहा y और ये रहा y, तो इसमें p कितना हो गया बताओ, y का कोफिशिएंट यानी -1/x², ये रहा सॉरी -2/x, p कितना हो गया बच्चों -2/x हो गया, है ना। और q कितना हो गया अपना -1/x²। तो पहले क्या निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e⁻⁻p dx, यही होता है। तो ये तो आपने बहुत सोल्व करने सीखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पूरा चैप्टर आपको करवा दिया। ये क्या हो जाएगा अपना log x हो जाएगा 1/x का डेरिवेटिव, तो ये पावर में जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/x² आ गया। सॉल्यूशन क्या लिखते हो बताओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, x की पावर -4 है ना, ये -4 का इंटीग्रेशन x की पावर -3, एक पावर बढ़ा दो वही नीचे प्लस में c, तो ये क्या आ गया बताओ अपना ये 4 नहीं आएगा ना, ये 4 नहीं आएगा, तो y/x² और ये कितना आ गया अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x³ आ जाएगा, है ना, ये c आ गया। अब आप चाहो तो दोनों तरफ x² से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये y हो जाएगा, ये x² उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/3x बच गया, और ये क्या बचेगा बच्चों cx², ठीक है। अपनी ये वैल्यू आ गई y की, बस कमी एक है क्या c की वैल्यू निकालना। c की वैल्यू के लिए आपको कंडीशन दे रखी है f1 = 1, अब पुट कर दो इसमें बच्चों f1 = 1, सारा कुछ मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाया हुआ है, यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ x को 1 रखोगे तो c कितना आ गया अपना 2/3 आ गया, c 2/3 आ गया, तो बच्चों y कितना आ गया बताओ 1/3x और प्लस c का मतलब 2/3 x², ये अपना फंक्शन आ गया, है ना। y कह दो या इसको क्या बोल दो
एफ एक्स क्या आ गया 1/3x प्लस 2/3x स्क्वेयर। तो एफ एक्स अपना क्या आ गया 1/3x प्लस 2/3x स्क्वेयर, 2/3x स्क्वेयर, और ये अपने को निकालना है ना, ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है, तो रख दो वैल्यू बस। 2 इंटू F2 बताओ, इसके अंदर x को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2/3 इंटू 4, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं है ना, प्लस 3 इंटू 3 पुट करोगे x को तो क्या आएगा 1/9, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 और इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसको कर लो सिंप्लीफाई और आपका आंसर आ गया। यहाँ पे एलसीएम ले लूँ मैं 6, तो क्या आएगा 1, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया प्लस 3, और इसमें क्या कर लो ये 3 और 9 एलसीएम ले लो है ना, 9 एलसीएम लोगे तो 1 और 6 9 जा 54, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 1/3 17/3 आ गया, और ये कितना आएगा आई थिंक 55, और 3 से 3 कट गया बाय 3 72/3 आ जाएगा। 72 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा बच्चों 24। 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें यूज था। अब ये क्वेश्चन देखो क्या गिवन है इसमें, अल्फा की वैल्यू मतलब इस लिमिट को सोल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको अल्फा बोल दो, इस लिमिट को सोल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको बीटा बोल दो। ठीक है, ये अल्फा और बीटा बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ना। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो मैं अल्फा और बीटा आपको निकाल के दिखाता हूँ, बात की बातें बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अल्फा और बीटा निकालो। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपने डायरेक्ट इसके अंदर LH रूल लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट x गोज टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x 1 होता है ना, यानी यहाँ तो क्या होना चाहिए माइनस में बच्चों 1 होना चाहिए, यहाँ तो 1 होना जरूरी है, ये तो फिक्स है। और आप कहोगे सर यहाँ तो e⁻√x है, तो मैं कहता हूँ पहले तो इसको क्या ले लो कॉमन ले लो। ठीक है, पहले अपना काम क्या है इस e⁻√x को कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं ये कह देता आपको कि e⁻3x और माइनस e⁻x और अपॉन 5, इसमें से ऊपर से मैं e⁻x कॉमन लेता तो आप क्या करते बताओ, पावर में से इसको माइनस करते ना। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर जितनी भी है, e⁻10x था रूट में, तो जो बाहर पावर आपने कॉमन ली है √x, तो उसको माइनस करोगे ना। जैसे यहाँ पे अगर x आपने लिया था तो e⁻3x में से x माइनस करके 2x लिखते, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा फिर से वो 3x बन जाए। ठीक है, ये क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, और यहाँ क्या बच गया बच्चों 1, और ये तो आपका सेम बन ही गया देखो 10x माइनस में √x। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि ये पूरी चीज़ 1 है। ये मैंने कहा था ना e⁻x, x का मतलब x नहीं कुछ भी हो सकता है, बस ये सेम होना चाहिए नीचे। और जब x 0 होगा तो बताओ √10x माइनस √x भी तो क्या होगा 0 होगा, तो मतलब इसका आंसर तो क्या आ गया 1, और e⁻√x में x को क्या पुट कर दो 0। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों अल्फा की वैल्यू बहुत आसानी से मैंने निकाल दी, कितनी आ गई 1, अल्फा 1 आ गया। अब नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं बीटा की, इस लिमिट को सोल्व करें। इसमें देखो x को 0 पुट करोगे तो 1 + 0 1 है ना, और कोड 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, यानी 1⁻∞ फॉर्म बन गई। अगर 1⁻∞ होती है तो क्या करते हैं e की पावर लिमिट वही x गोज टू 0, पावर वाला फंक्शन यानी कि कोट x/2 इसको आगे ले आते हैं, और बेस वाले फंक्शन में से एक क्या कर देते हैं कम, ऐसे बस। अब इसको सोल्व कर लो, लिमिट x गोज टू 0 और हाफ कोट को क्या लिख दो cos/sin लिख दे, और ये क्या बच जाएगा अपना साइन बच जाएगा, साइन से साइन कट गया, e की पावर लिमिट x गोज टू 0 cos x/2, को x को 0 पुट करोगे cos 0 क्या होता है बच्चों 1, तो e की पावर 1/2 यानी कि क्या आ गया √e आ गया। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई √e, अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया कितना √e। तो अब बताओ मेरे को अल्फा कितना आया अपना 1 और बीटा कितना आया √e। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा जो है ना एक इक्वेशन के रूट थे, अल्फा और बीटा किसके रूट है बताओ, इस इक्वेशन के रूट है, इस इक्वेशन के रूट है बच्चों क्या अल्फा और बीटा। तो आप मेरे को बताओ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को ए और बी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए बच्चों ए और बी। दो तरीके हैं देखो, या तो इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लो और यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लो उसको इक्वल पुट कर दो, या मैं ये कहता हूँ आप इन रूट से एक इक्वेशन बना लो, क्या होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो इक्वेशन होती है। इन दोनों रूट से अल्फा और बीटा से बनने वाली इक्वेशन बताओ यही होगी ना। तो ये ऐसी ऐसी बना लो, देखो यहाँ पे √e माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो मैं कहता हूँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ मैं दोनों तरफ, यानी एक इक्वेशन मैंने बना ली, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये दोनों इक्वेशन होनी तो सेम ही चाहिए क्योंकि इसके रूट भी अल्फा बीटा है, इसके रूट भी अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आगे बताओ -x² प्लस 1 प्लस √e इंटू एक्स और माइनस √e इक्वल टू 0। अब आप देखो ध्यान से, ये कैंसिल मतलब इक्वेट कर रहा हूँ मैं है ना, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a और यहाँ पे -1, तो a कितना आ गया -1,
एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी और नीचे कितना है बच्चों 1 प्लस में रूट ई, समझ गए आप, ये निकल गया। तो ए प्लस बी चाहिए आपको, तो ए प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो रूट ई। तो आंसर कितना आ गया अपना 12 टाइम्स ऑफ log ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना है बोलो रूट ई, और रूट ई का मतलब क्या होता है ई की पावर 1/2, और ये पावर आगे आएगी, पावर आगे आ जाएगी, और लोग ही तो कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। अच्छा, आप ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस रूट ही है तो यहाँ पे माइनस रूट ही बनाना जरूरी है। अगर ये नहीं बनता माइनस रूट ही, मान लो 3 बन जाता या 5 बन जाता, तो मैं क्या कर देता कोफिशिएंट का रेशियो सेम रख देता, a अपॉन -1 b अपॉन 1 प्लस रूट ही, है ना, वो एक ही बात है, कैसे कर लो, बनता है सेम तो बना लो, नहीं बनता है तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या रख दिया करो सेम, जब दो लाइनें सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तब। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको एक एफ एक्स दे रखा है, देखो एफ एक्स की वैल्यू दो फंक्शन के रूप में दे रखी है। एफ एक्स को आप ये यूज करोगे जब एक्स को क्या पुट करोगे इवन, और एफ एक्स को ये यूज करोगे जब एक्स को क्या पुट करोगे ओड। और एफ ऑफ देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, और आपको ये लिमिट निकालनी है। कहने का मतलब मेरा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, ए निकालना। टारगेट क्या है बच्चों, ए निकालना। अगर ए निकल गया तो लिमिट एक्स गोज टू ए, और इसकी लिमिट मैं निकाल दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, एफ ऑफ 3 बार फंक्शन अप्लाई किया गया है, और इसका आंसर कितना है 21। अच्छा, अब ए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आप मेरे को ये बताओ, ए का मतलब ये एक्स, अब ये एफ एक्स है, मैं एफ ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कौन काम करेगा ए, तो एक्स पे डिपेंड करता है ना ये। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं दो केस डिस्कस करूंगा, पहले में ए को क्या मान लेता हूँ बच्चों मैं इवन। अगर पहले में मैं ए को इवन मान लूंगा तो आप बस मेरे को ये बता दो एफ ऑफ ए में क्या यूज करूंगा, इवन के लिए ये फंक्शन है ना, ये तो एफ एक्स था, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा a-1। एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने ए रख दिया, बट ऊपर वाला फंक्शन यूज करूंगा मैं, ये समझ आ गई। अब एफ ऑफ ए ये हो गया अपना, ये बता दो आप मेरे को ये क्या है पूरा नंबर। अब भाई ए इवन था तो a-1 क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा क्या, ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं एफ ऑफ ए लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी a-1, और a-1 क्या है बताओ ओड, मतलब फंक्शन के अंदर मैं कोई ओड नंबर पुट करूंगा तो वो फंक्शन किसके इक्वल होगा 2x के, तो मतलब ट्वाइस ऑफ a-1 लिख दूं क्या, समझ रहे हो ना ये बात। अब ये नंबर फिर से क्या हो गया बोलो इवन, 2 इंटू a-1, बाहर ही जब 2 है तो क्या होगा इवन नंबर होगा। तो फिर अब आप एफ ऑफ ए अप्लाई करोगे ना, एफ ऑफ ए की जगह क्या रखोगे बताओ, इसकी जगह क्या रखोगे 2a-2, और ये नंबर क्या है इवन, और जब अंदर आप इवन पुट करोगे इनपुट तो फंक्शन x-1, मतलब जो भी आपने लिखा हुआ है अंदर -1 कर दो, यानी कितना आ गया ये 2a-3 आ गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है अपने को 21 दे रखा है, 21 दे रखा है, तो बच्चों यहाँ से a कितना आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, a कितना आ गया 12। अब यही अपना 12 आंसर है। अगर आप सेकंड केस डिस्कस करोगे ना, अगर ए को क्या मान लोगे आप ओड, तो बताओ फिर फंक्शन एफ एक्स क्या यूज करोगे आप 2x, या फिर आप ये बोल दो कि एफ ऑफ ए क्या यूज करोगे बच्चों 2a, है ना। अब आप एफ ऑफ ए निकालना, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2a, और 2a तो क्या होता है इवन, 2a इवन होता है, तो इवन के लिए x-1 मतलब ये क्या हो जाएगा 2a-1। अब एक बार और अप्लाई करोगे एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू रख दो कितनी 2a-1, 2a-1 क्या है बोलो ओड, ओड अगर बच्चों अंदर इनपुट है तो 2x, मतलब इसका क्या कर दो ट्वाइस कर दो, समझ गए। अब ये वाली वैल्यू अगर आप 21 रखोगे बच्चों, तो बताओ 2a-1 इक्वल टू 21/2, तो यहाँ पे तो a तो नेचुरल नंबर आया ही नहीं ना, समझ गए आप, a तो आया ही नहीं, इसका मतलब इसको रिजेक्ट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12 आ गई। सो a कितना आ गया अपना 12, और बस इसके अंदर a को 12 पुट करके और लिमिट निकाल दो, लिमिट x गोज टू 12, -12 माइनस का मतलब क्या होता है 12 से जरा सा छोटा नंबर है ना, बट मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x की जगह क्या लिखोगे आप 12 ही लिखोगे, और a कितना है बोलो। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं लिमिट बाद में अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं मोड x³ लिख रहा हूँ और a की जगह 12 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप ये बता दो मेरे को, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है और a की जगह 12 है ऐसे। अब इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो इसमें तो आपको डायरेक्ट पुट करना है x को क्या 12, इसमें क्या पुट करोगे जब x को 12 लिखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 12 माइनस का मतलब होता है 12 से छोटी सी वैल्यू, थोड़ी छोटी वैल्यू 11.9 लिख दो, 11.9 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा, मतलब 0.98 समथिंग आएगा, है ना। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो मतलब ये 0 आ गया, तो ये क्या आ गया आंसर अपना 12 का स्क्वायर, यानी कि
144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको बता दिया कि एक बार ए को इवन मानना पड़ेगा, एक बार ए को ओड। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही पीस वाइज डिफाइन है फंक्शन, है ना। इवन के लिए अलग है, ओड के लिए अलग है। तो बस इवन के लिए काम करेगा, ओड के लिए काम नहीं करेगा। ए इवन हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ये वाली लिमिट बी की वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। कहने का मतलब आपसे दो लिमिट सोल्व करवाना चाह रहा है बस एग्जामिनर। ठीक है, मैं अलग अलग लिख दिया, देखो ये रहा ए। अब इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या करोगे बच्चों, रैशनलाइज दिमाग में आएगी। अच्छा ये लिख क्या रखा है देख लो, 1 प्लस, ये रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं यहीं पे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 का रूट, और फिर इकट्ठे के ऊपर रूट लगा रखा है ना, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा बताओ, प्लस, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 के ऊपर रूट लगा रखा है, फिर पूरे के ऊपर रूट और प्लस √2। अब देखो लिमिट में क्या होता है ना बच्चों, जो चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही, जिस एक्सप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई में, उसको आप बाहर कर दिया करो। जैसे आप ये बताओ मेरे को, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ये क्या है, देखो फिर बताता हूँ। लिमिट x गोज टू 0, ये ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, माइनस बी का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा 2, और नीचे क्या आ गया एक्स की पावर 4। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो जो ये डिनोमिनेटर है ना बच्चों, ये दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर इसमें आप x को 0 पुट कर देते हो तो बताना 1 + 1 यानी कि √2 + √2 आ गया, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में कभी भी मल्टीप्लीकेशन के रूप में कोई ऐसी एक्सप्रेशन आपको दिखे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 0 नहीं बन रही, ठीक है, तो या 0.0 नहीं बन रही, तो उसमें डायरेक्ट आप आंसर क्या पुट कर दिया करो, x की लिमिट पुट कर दिया करो। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। इसको तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको तो बाहर लिख देते सीधा ही 2√2। अब बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बार और रैशनलाइज कर दूं, देखो इसको ऐसे सोल्व करो ना, x गोज टू 0, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होएगा x की पावर 4, और ये 1/2√2 को कर दो बाहर। अच्छा एक बार मैं और रैशनलाइज कर रहा हूँ इसको, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 का रूट माइनस है तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का रूट और +1। अब ऊपर क्या बन गया बता दो, a प्लस बी, ए माइनस बी, आप अप्लाई करोगे बच्चों तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक्स की पावर 4 बच जाएगा ना, 1 से 1 कट जाएगा, नीचे भी क्या है एक्स की पावर 4, और ये एज इट इज लिख दो। अब एक्स की पावर 4 तो कट ही गया, अब यहाँ पे एक्स को डायरेक्ट आप 0 पुट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स को 0 पुट करोगे, बोलो क्या आएगा, 1 + 0, 1 1 का रूट 1 होता है ना, मतलब 1/2, तो 2 पहले ही है तो 1/4√2 आ गया। समझ गए कितनी आसानी से मैंने ए आपको सोल्व करके दिखा दिया, 1/4√2 ए का आंसर आ गया। अब ये वाली लिमिट इसके अंदर भी क्या कर दो, सीधा रैशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे देखो √2 माइनस, ये जब भी रूट की टर्म ऐसी अजीब दिखे ना तो बस आप रैशनलाइज कर दिया करो। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखो डिनोमिनेटर में तो मैं a + b, a - b लगाऊंगा, बट न्यूमिनेटर के अंदर ध्यान से देखो, क्या इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है क्या? मैं ये कहता हूँ दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्यों? x को 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का रूट √2, √2 + √2 ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2 हो जाएगा ना। तो मैं कहता हूँ इसको तो बाहर करो, जिस एक्सप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम ना हो उसको बाहर करने की आदत डाल लो, क्वेश्चन आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। ठीक है भाई, उसको क्यों लिखे हम जब उसका कोई काम ही नहीं है। नीचे a - b, a + b, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बताओ ऐसा लिख दूँ, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2√2 लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वेयर x, और नीचे क्या बन गया बताओ, नीचे बन गया अपना 1 - cos x, है ना, क्या बच गया 1 - cos x। अब देखो एक बच्चा तो अब इसमें क्या करेगा, लोपिटल लगाएगा, है ना, वो सोल्व नहीं कर पाएगा, 2 बार लोपिटल लगाएगा, कितनी भी बार लगाओ। मैं ये कहता हूँ लोपिटल लगाने की क्या जरूरत है, आपको 1 - cos x दिख गया ना, कहीं पे भी 1 - cos x दिखाई दे जाए तो इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाली लिमिट अब क्या हो जाने वाली है बताओ, 1/2 हो जाएगी ना, ये 1/2। तो अब बोलो क्या हो गया कंप्लीट। अच्छा ये क्या बन गया, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये तो 1 ही बन गया ना, 1 का स्क्वेयर, और ये नीचे 1/2 है, नीचे क्या है बच्चों 1/2, तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये आंसर बच्चों 4√2 आ गया। समझ गए आप, ए निकाल दिया मैंने, बी निकाल दिया। अब मेरा आंसर क्या है बताओ, आंसर है a × b³। ए कितना था 1/4√2 और बी कितना है बच्चों 4√2, तो ए तो नीचे रख दो ऐसे, और बी का क्यूब यानी कि 4√2 का क्यूब, 4√2 का क्यूब बाय 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर आ गया, और 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 16 × में 2 यानी कि 32। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। तो ये छोटी छोटी ऐसी आदत डाल लो कि 1 - cos x कहीं पे भी दिखाई दे जाए, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर, है ना, ये 1 हो जाएगी लिमिट, और इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, नहीं तो आप क्या लगा दो LH रूल लगा दो, एक ही बात है।
अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रूल क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। आप सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको ये बात बता रखी है कई बार कि नीचे कभी भी आपको ये साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर दिखे ना, तो देखो साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर मुश्किल होता है मेरे लिए। अगर टेन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होता तो मेरे लिए देखना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर से बताओ डिवाइड कर दूँ और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा। तो नीचे अब 3 टेन स्क्वायर की जगह 3 एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 3 एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप समझ गए ऐसे करने से। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे एक्स गोज टू जीरो, एक्स को जीरो पुट करोगे तो ऊपर क्या बन रहा है बताना। एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो बन गया, एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये 1 बन गया, और log 1 बन गया है ना। और नीचे क्या बन रहा है, जीरो। और इसकी वैल्यू एक फाइनाइट दे रखी है ना, फाइनाइट वैल्यू। भाई फाइनाइट वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स को जीरो पुट करने से ऊपर क्या बन गया आपका, बीटा प्लस 3/0 = 1/3। भाई इसका आंसर जीरो अपॉन में जीरो है और आंसर फाइनाइट है। इसका मतलब क्या रहा होगा, डिनोमिनेटर भी जीरो रहा, न्यूमिनेटर भी जीरो रहा होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनी होगी तभी तो इसका आंसर फाइनाइट पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब ये है कि बीटा प्लस 3 की वैल्यू भी जीरो होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होगी तो बच्चों नॉन जीरो अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड आता ना, बट आंसर तो फाइनाइट है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू तो अपनी आ गई है ना। अल्फा और निकालना है। अब क्या करो, बीटा की वैल्यू आ गई, अब इसमें लोपिटर लगा दो है ना, LH रूल लगा दो इसके अंदर बस। LH रूल लगाओगे तो बताओ, 3 का डेरिवेटिव जीरो, अल्फा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस बीटा और कोस का माइनस साइन, और लोग का क्या होता है बच्चों, 1/1 माइनस एक्स, और फिर 1 माइनस एक्स का करोगे ना -1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, 3x² का डेरिवेटिव 6x, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। फिर से वही रूल लगाओ, फिर से बच्चों मैं कहता हूँ वही रूल लगाओ। डिनोमिनेटर के अंदर एक्स को न्यूमिनेटर में एक्स को जीरो पुट करोगे तो वो भी जीरो बनना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो पुट करना अल्फा, अल्फा इंटू ये एक्स है ना, और एक्स को क्या पुट करोगे, जीरो कोस जीरो 1। अच्छा, माइनस में बीटा और साइन जीरो तो जीरो होता ही है, और यहाँ पे बच्चों एक्स को क्या पुट करो, जीरो, और ये भी क्या बनना चाहिए बताओ, जीरो। मैंने बताया था ना, अगर एक्स को जीरो पुट करने पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो एक्स को जीरो पुट करने पे न्यूमिनेटर भी जीरो बनना चाहिए। तो मतलब अल्फा -1 = जीरो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी, बीटा की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। आंसर क्या है बोलो, आंसर अपना क्या है, ये रहा। अल्फा की वैल्यू कितनी, 1, और बीटा की वैल्यू कितनी, -3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना, 5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू जीरो पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो न्यूमिनेटर का भी जीरो बनना जरूरी है। कब, जब लिमिट आपको फाइनाइट गिवन हो तब। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी मैंने ऐसे ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये लिमिट आपको इक्वेट करनी है, इवेल्युएट करनी है ना। ये दे रखा है देखो आपको, इसके अंदर देखो x को डायरेक्ट π/2 पुट कर दोगे तो π/2 माइनस π/2, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, और ऊपर नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट सेम हो जाएगी ना, अपर लोअर लिमिट सेम हो जाएगी, तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में क्या लगाओगे अब, लोपिटल, LH रूल। LH रूल देखो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, और फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में है ना। तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन जब भी होगा तो कौन सा रूल लगता है, लेबनिज रूल लगता है। लेबनिज रूल लगता है। तो लेबनिज रूल क्या कहता है, देखो अपर लिमिट अब की बार कांस्टेंट है, तो अपर लिमिट जो लिमिट कांस्टेंट हो वो पुट करने पे आंसर क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पहले आप t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे है ना, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे जब मल्टीप्लाई में, तो जीरो नहीं आ जाएगा। फिर क्या करते थे, माइनस का साइन, फिर क्या करते थे बच्चों, माइनस का साइन। फिर फंक्शन के अंदर t की जगह क्या लिखते थे, x³। तो बताओ, t की जगह x³ लिखोगे तो t की पावर 1/3 की जगह क्या लिखोगे, x लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, x। और फिर 3x का x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x², ये भी तो लिखते थे। और डिनोमिनेटर के अंदर बोलो इसका डेरिवेटिव करोगे, मतलब मैंने ऊपर नीचे LH रूल लगा के डेरिवेटिव कर दिया, बस ये किया। ठीक है, और लिमिट तो चलती रहेगी। लिमिट क्या है बच्चों, x गोज टू π/2। अब बताओ, अब ये -3/2 तो बाहर कर दूं, क्योंकि ये परेशान कर रहे मेरे को, और ये बच गया मेरे पास सिर्फ। अब क्वेश्चन अब इतना सा बन गया कि x² इंटू कोस एक्स, और अपॉन क्या बच गया बच्चों, x - π/2। अब तो बताओ, LH रूल लगा दूं, क्योंकि ऊपर नीचे मेरे को क्या दिख रहा है, जीरो बनता दिख रहा है। LH रूल लगा दो बस। LH रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर का और न्यूमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव करो। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव बोलो, फर्स्ट फंक्शन सेम, कोस का डेरिवेटिव प्लस x² का डेरिवेटिव और कोस एक्स सेम, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। अब तो बस डायरेक्ट इसमें x को π/2 पुट कर दो। बताओ, -x² क्या हो जाएगा, π²/4, और साइन π/2 कितना होता है, 1, और कोस π/2 कितना होता है, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस,
3 पाई स्क्वायर और नीचे 4 2 कितना हो गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 पाई स्क्वायर/8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें बस आपको लेमनीज रूल पता होना चाहिए। लेमनीज रूल मैंने डिटेल के अंदर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के 4-5 क्वेश्चन थे, वहां पे सारा मैंने सोल्व करके बताया आपको। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन टू बी दिस। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल मिला के आपको -9 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप दे रखा है क्वेश्चन में और हमारा स्लोप होता है -9, तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्यों दे रखा है, देखो ये चीज आपको क्यों दे रखी है, ताकि मैं बता सकूं कि जब x को 3 पुट करोगे तो बताओ 3 से 3 ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आप x को कितना पुट करो 3 करके देखो। मैं पेपर में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। 3r2/2, x को 3 पुट करोगे, x को 3 पुट करोगे बोलो ये 9 हो जाएगा, x को 3 पुट करोगे ये 27 हो जाएगा r1, और x को 3 पुट करोगे 9 हो जाएगा, है ना। ये कितना बन गया बोलो, 3 × 3 9/2 r2 -9 r2 माइनस के, आपको कुछ नहीं करना पेपर के अंदर, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ये, है ना। 9/2 में से 9 गए, माइनस के 9/2 बन जाएंगे, माइनस के 9/2 r2 और माइनस के 27 r1 माइनस के 9। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस के ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ऊपर से देख के बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू क्या है, -9 है ना, तो ये माइनस बाहर है और इसकी वैल्यू -9 और -9, तो ये तो 0 हो गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब x को 3 पुट करोगे तो न्यूमिनेटर 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर भी क्या बन रहा है बच्चों, 0 बन रहा है, इसलिए ये 0/0 फॉर्म है। बट पेपर में आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक 0 बनता हुआ दिख रहा है तो बस आप सीधा क्या लिख दिया करो कि दूसरा भी 0 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 27r1 + 9r2/2 की वैल्यू किसके इक्वल है, स्लोप के। स्लोप क्या है बच्चों इसका, -9। ये इक्वेशन मैं आगे यूज कर सकता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब बताओ ये फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो x की रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव। अब की बार लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो लोअर को पुट करने की जरूरत नहीं है, t की जगह क्या पुट कर दो, बस यहाँ पे आप x पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 8x² और फिर x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 है। अपर लिमिट पुट करके अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखो घबराना लिखने से, 3r2/2 और x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x और r2 सेम, और फिर -3x² इंटू में r1 और इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 3, और इसके ऊपर क्या कर दो बच्चों, लिमिट अप्लाई कर दो। अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं है। अब बच्चों ये बिना देखे पुट कर दो, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है क्या, ऊपर कहाँ 0 है, देखना 0/0 फॉर्म में तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। x को 3 पुट करने से कहाँ ऊपर 0 बन रहा है, तो नीचे भी नहीं बनेगा। बस अब पुट करो इसमें, x की जगह क्या पुट कर दो 3, x की जगह बच्चों 3 पुट करोगे, 3 2 कितना आ गया 6, और x की जगह 3 पुट करोगे तो बताओ ये 27 हो गया क्या, 27r1 माइनस में 3। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो 3/2 में से 6 गए, ये 3/2 r2 है, -6 तो कितना आ गया, माइनस के 9/2 आ गए, तो माइनस के 9/2 r2 और -27r, ये हो गया। अब फिर वही देखो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे ना तो क्या बचेगा 9/2 r2 और +27r r1। अब ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है अंदर, -9 है इसका आंसर, -9 और माइनस के 3, तो 9 में से 3 गए बच्चों, कितना आ गया 6, और 72/6 आंसर कितना आ गया 12। तो कंफ्यूज करने के लिए r1 r2 इंट्रोड्यूस कर रखे थे, बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, आसानी से आप सोल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, सेम वही क्वेश्चन है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और ये लिमिट आपको अल्फा दे रखी है, तो 8α² की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि लिमिट सोल्व करनी है अपने को। ये लिमिट दे रखी है आपको अल्फा। अब बताओ 0/0 फॉर्म है ना, ये क्या है 0/0 फॉर्म। अब मेरे को है ना, देखो e की पावर, मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि फंक्शन को थोड़ा आसान बनाने की आदत डाल लो। ये अपना 1 होता है ना, तो मुझे यहाँ पे x² दिख गया तो मैं x² से डिवाइड कर देता हूँ, x² से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब आप मेरे को बताओ, इसके ऊपर जब अलग से लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसको तो छोड़ दो। तो बस सिंपल मेरा फंक्शन बन गया कि लिमिट x गोज टू 0, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x 0 to x ft dt, और बच्चों क्या बन गया, और नीचे क्या बन गया x², है ना। नीचे मेरे को ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दिख रही थी, इसकी जगह मैंने x² लिख दिया, तो x से x² एक पावर तो काट दो, ऊपर तो क्या बन गया बताओ 0 to x ft dt, और नीचे क्या बच गया, सिर्फ आपका बच्चों x बच गया, है ना। अब बताओ, अब ये 0/0 फॉर्म दिख रही है क्या आपको, अब 0/0 फॉर्म बन गई, तो ऊपर नीचे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, लेबनीज रूल लगा दो ऊपर, t को क्या पुट कर दो x, और x का डेरिवेटिव कितना 1, और x का डेरिवेटिव कितना बच्चों 1, और ये अल्फा दे रखा है, x को 0 पुट करोगे बोलो क्या आ गया f0, और f0 की वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन में दे रखी है आपको, ये रहा f0 कितना है 1/2,
तो ये 1/2 है, तो इसका मतलब अल्फा 1/2 आ गया है ना। क्या आ गया? अल्फा 1/2। तो अल्फा का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 1/4। आपको 8 अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये लो आंसर कितना आ गया? 2। तो आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, बस इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे रखे हैं। ए तो कहता है इस बाइनोमियल या इस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में सारे के सारे कोफिशिएंट का सम हो। जो बाइनोमियल थ्योरम में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किसी भी एक्सपेंशन में, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे मल्टीनोमियल हो, सारे के सारे टर्म्स के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम निकालना है। तो जो भी वेरिएबल है उसको क्या पुट कर देते हैं? 1। तो इसमें एक्स को क्या पुट कर दो? 1। पुट एक्स की जगह कितना बच्चों? 1। तो ए आ जाएगा अपना कितना? सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ? 1 - 2 + 2 इसकी पावर 2023 है, और x को 1 रखोगे तो 3 - 4 + 2 इसकी पावर 2024। ये तो 1 ही आ गया। 1 की भी कितनी भी पावर हो, 1 की भी कितनी भी पावर हो, तो a की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ गई अपनी। कितनी बच्चों? 1 आ गई a की वैल्यू। b इस लिमिट को सोल्व करने पे आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद में पढ़ेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का बच्चों एक कॉमन रूट है, वो बात की बात है ना। पहले हम a निकाल दिया, पहले हम इस लिमिट को सोल्व करते हैं। लिमिट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो मेन फोकस हमारा किस पे रहने वाला है? लिमिट पे। बाकी चैप्टर्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बीच बीच में यूज होते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। बी है। अब बताओ, ये 0/0 फॉर्म दिख रही है आपको? क्लियर दिख रही है ना सब बच्चों को? ये क्या है बच्चों? 0/0 फॉर्म है। तो पुट करो ऊपर, तो क्या लगाओ? लेबनिज रूल लगाओ। तो लोग टी को क्या डालो? x डाल दो, 1 + x। टी को क्या डाल दो? x। ये एज इट इज रहेगा, है ना। और डिनोमिनेटर के अंदर भी तो करोगे ना, इसको मत भूल जाना। ऊपर डेरिवेटिव कर दिया x का 1, और नीचे x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा ना। तो लिमिट x गोज टू 0। अब आप देखो ध्यान से, ये log 1 + x दिखाई देगा ना। अगर आपको थ्योरम सारी याद होगी ना, तो दिखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे। ये लो, ये 2x है, 2 को तो अलग रख दो और x इसके साथ रख दो, ठीक है। और ये तो अलग एक्सप्रेशन है, इससे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वैसे भी। अब बोलो, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/2। और इसमें तो x को 0 पुट करने से मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 0 + 1 1 ही आ जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आ गया अपना? 1/2 आ गया। तो b की वैल्यू भी आ गई बच्चों। a की वैल्यू कितनी थी? 1। और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब देखो, a की वैल्यू कितनी आई थी? 1। और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इतना तो समझ आ गया। उसके बाद ये कहता है कि इन दोनों इक्वेशन का बच्चों एक कॉमन रूट है। मैं कहता हूँ ये इक्वेशन तो मैं खुद ही निकाल सकता हूँ ना। b की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 2b की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1। तो ये क्या आ गया? x²। a की वैल्यू कितनी है? 1, यानी x + 4 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट वाला पूरा टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा है कि एक कॉमन रूट होता है तो कंडीशन क्या होती है। बस ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का टी क्या है बच्चों? 0 से छोटा, यानी कि रूट्स क्या है इसके? इमेजिनरी है। रूट्स क्या है बच्चों? इमेजिनरी। और जब दो इक्वेशन के एक कॉमन रूट आपको दे रखा हो, है ना, और इसके एक इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी हो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने कौन सा आपको बताया हुआ है? मिस गाइड करने वाला क्वेश्चन। इसके दो कॉमन रूट, एक कॉमन रूट नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों रूट कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसके अगर दोनों रूट इमेजिनरी है तो फिर इसके रूट कैसे होंगे? कंजुगेट पेयर में, अल्फा + आइटा बीटा की फॉर्म में। तो इसके भी दोनों रूट वही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट नहीं, बल्कि बच्चों दोनों रूट्स कॉमन है। बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना। मैंने सारा डिटेल में बता रखा है, ये नहीं कि ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। क्वाड्रेटिक में अगर एक इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी है तो दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन नहीं, फिर दो ही होने पड़ेंगे, ठीक है। और दोनों रूट की कंडीशन क्या होती है? कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, यानी कि रेशियो सेम रख दो। c/1 = d/ क्या 1 और इक्वल टू e/4। तो अपने को तो क्या है? सी डी और ई का रेशियो निकालना है। तो सी डी और ई का रेशियो, ये नीचे वाले नंबर लिख दिया करो, है ना। 1 1 और 4। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का बच्चों? 1 1 और 4। इसका मतलब ये है कि आप सी को 1 रख दो, सी को 1 रख दो, डी को 1 रख दो और ई को 4 रख दो, तो ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई हो जाएगी ना। 1/1 1/1 4/4। तो 114 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉमन रूट का। उसके बाद बच्चों देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप ऊपर ध्यान से देखो, e की पावर मोड साइन x की फॉर्म में है। e की पावर मोड साइन x, e की पावर मोड साइन x, और नीचे x² है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे कि ऊपर वाले देखो साइन मोड साइन x को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, बट डिनोमिनेटर में मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। इसको x² से क्या, इसको जो है ना, आप क्या करो, ऐसे कर दो, मोड साइन x या sin² x से डिवाइड कर दो और sin² x से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ, ऐसा तो कर सकता हूँ। अब आप मेरे को ये बता दो, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो जाएगा क्या भाई? x² अपॉन sin² x, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, मोड साइन x को मैं sin² x लिखूं? देखो एक बात बताओ,
साइन स्क्वायर एक्स लिखूं या मोड साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव होती नहीं। तो मतलब कुल मिला के मेरा क्वेश्चन अब ये बन गया, मतलब मैंने नीचे वाले एक्स स्क्वायर को हटा के साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मेरे पास जो है ना अब की बार साइन के अंदर टर्म है, तो मेरा टारगेट है कि नीचे भी साइन के अंदर बना लेना ऐसे। ये आ गया आपका क्या बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको देखो हर जगह मोड साइन एक्स, मोड साइन एक्स, साइन एक्स दिख रहा है, तो हर जगह ये दिख रहा है, तो साइन एक्स को या मोड साइन एक्स को बच्चों क्या पुट कर दो, टी। टी पुट कर दो एक बार, है ना। अब जब x जीरो को अप्रोच करेगा, बताओ x जब जीरो को अप्रोच करेगा तो t भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो लिमिट मेरी x की जगह मैंने किस में बना ली बच्चों, t में बना ली, ठीक है। और ये क्या बन गया बोलो, e रेज टू पावर 2t बन गया ना, माइनस 2t माइनस 1, और नीचे क्या बन गया, टी स्क्वायर। बस ये मेरा फंक्शन बन गया। क्या बन गई देखो लिमिट अपनी, ये लिमिट t गोज टू जीरो। बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। e की पावर 2t माइनस 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म दिख गई आपको, LH रूल लगा दो, 0/0 फॉर्म दिख गई तो लिमिट t गोज टू जीरो। e की पावर 2t का क्या होगा, 2e की पावर 2t, और 2t का 2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 2t आ गया। अब ऊपर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, ये भी क्या है बच्चों, 0/0 फॉर्म है। एक बार फिर LH रूल लगा दो आप, एक बार फिर LH रूल लगाओगे तो 2 तो है ही, और e की पावर 2t का क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2t, और 2 का 0, और ये कितना हो जाएगा 2, एक 2 कट गया, तो 2e की पावर 2t, t को 0 पुट कर दो, और e की पावर 0 कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों, इसकी लिमिट कितनी आएगी 2। तो दिस लिमिट इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस इसमें मैंने आपको ये बताया कि मोड साइन एक्स को t पुट करने से ये क्वेश्चन कितना छोटा हो जाएगा आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं बताता हूँ क्या गिवन है। यही एक फंक्शन है बच्चों, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ डैश की वैल्यू आपको दे रखी है, एफ डैश 1 की वैल्यू ये है ना, एफ डैश 1 की वैल्यू बच्चों आपको ये दे रखी है, और आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, देखो नेक्स्ट पेज पे, ये तो अपने को गिवन है, और ये लिमिट अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये मेरा क्या है, आंसर है। तो इसमें यहाँ से देखो, ये कहता है अगर आप लिमिट के अंदर जो फंक्शन गिवन है ना, अगर आपको इस फॉर्मेट में बना लेते हो, अगर आप उस फंक्शन को इस फॉर्मेट में बना लेते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाहर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है ना, तो मैं ना ऐसा करता हूँ, बाहर ए स्क्वायर रख लेता हूँ, मतलब सारी टर्म में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक ए तो है, एक ए तो है, ये मैं टर्म अलग सोल्व करके दिखाता हूँ। ए इंटू ए प्लस 1/2 है ना, यहाँ पे अंदर से मैं ए कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/a आ जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि लिमिट a गोज टू इन्फिनिटी, मैं पूरे फंक्शन में से बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 + 1/a/2 बचेगा क्या, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। ए ये तो ए तो बाहर आ ही गया, एक ए से अंदर और डिवाइड कर दो, है ना, और ये क्या बन गया tan इनवर्स 1/a। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ तो ए स्क्वायर है ही नहीं, तो सीधा मेरे को डिवाइड ही करना पड़ेगा ए स्क्वायर से, है ना। क्या बच गया, ये log a, और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ जरा, मुझे इसका आंसर निकालना है, और क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर फंक्शन इस टाइप का हो, इस टाइप का, और उस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे a गोज टू इन्फिनिटी, तो उसके आंसर को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, f'1 लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बच्चों क्या मान लूँ, देखो ए स्क्वायर तो है ही, मतलब एफ ऑफ ए मान लूँ, इफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/a, है ना। अगर ये 1/a है, अगर ये पूरी चीज जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखी है पर्पल कलर में, जिसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, अगर मैं इसको एफ ऑफ 1/a मान लूँ, तो फिर मेरा जो आंसर हो जाएगा, मेरा जो आंसर हो जाएगा बच्चों इस पूरी वैल्यू का, वो क्या हो जाएगा, f'1 हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो भाई, इसका आंसर तो f'1 क्वेश्चन में गिवन है, और मैं अगर इसको, इस पूरी चीज को देखो 1/a लिख दूं, f ऑफ 1/a, तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, f'1 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप f ऑफ 1/a मान लो, किसको, 1 + 1/a अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स 1/a प्लस 1 माइनस 2/a² और log a, और बस आंसर आप निकाल देना क्या, f'1। इतना सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ आ गई क्या आपको, है ना। अगर मैंने ये मान लिया तो आप f'1 की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास देखो फंक्शन 1/a की फॉर्म में अगर a होता ना, तो मैं a की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता, मेरे को कोई मुश्किल नहीं आती। बट ये 1/a में है, एक बार के लिए मेरे को तो करना तो क्या है, देखो डेरिवेटिव करना है मेरे को, अब इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना है बस, और क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर ये f ऑफ a होता ना, तो मैं a की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता, लास्ट में a को 1 पुट कर देता। बट मेरे पास अब
वन बाई ए है तो मैं ऐसा करता हूँ ना, वन बाई ए से मेरे को डर लगता है तो मैं वन बाई ए को एक बार क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, अब ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन गया। तो बताओ अगर आप बच्चों इसमें वन बाई ए की जगह एक्स लिखोगे तो क्या बन गया, वन प्लस एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स वन बाई ए को एक्स मान लो, और ये तो प्लस वन था ही, माइनस, अब इसको देखो ये टू तो है ही, वन बाई ए स्क्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र हो जाएगा, तो मतलब कि माइनस के क्या हो गए बच्चों, टू एक्स स्क्र, और लॉग ऑफ क्या हो गया बताओ, ए, और ए को क्या मानना है, वन बाई एक्स, ए को क्या मान लिया आपने बच्चों, वन बाई एक्स, या एक्स को क्या मान लिया, वन बाई ए, एक ही बात है, ये एफ एक्स आ गया। अब बताओ अब मेरे को क्या करना है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करके और लास्ट में क्या पुट कर दो, एक्स को वन, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, वन बाई टू वन प्लस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, और वन बाई एक्स के ऊपर माइनस पावर लगा दूं, एक्स की पावर माइनस वन, तो ये माइनस पावर आगे आ जाएगी। बोलो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, क्योंकि मेरे को log वन बाई एक्स का डेरिवेटिव मुश्किल लगेगा, log x का डेरिवेटिव आसान होता है। अब बस क्या लगा दो बच्चों, एफ डैश एक्स निकाल दो। देखो ये वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, है ना, फर्स्ट फंक्शन सेम, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, और फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट का डेरिवेटिव और टेन इनवर्स सेम, है ना, इसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, और वन का जीरो, और टू इंटू इसको फिर बाय जो है प्रोडक्ट रूल से करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम। अब इसके अंदर क्या कर दो, x को वन पुट कर दो, एफ डैश वन निकालना है ना अपने को, तो वन पुट करोगे, बोलो क्या आ गया, वन प्लस वन टेन इनवर्स वन, और प्लस टू इंटू ये तो आ जाएगा वन बाई वन, और log वन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय फोर, और ये कितना आ गया अपना, टू इंटू वन, एक वन बाई टू और रह गया क्या अपना कहीं, ये वन बाई टू था, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, प्लस का साइन। देखो मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया लिखने में, ये क्या था देखो, इसको मैं, ये तो ठीक था, ये टू तो था ही, बाहर वन बाई टू था ना इसके, ऐसे था ये, है ना, बाहर तो क्या था बच्चों, ये वन बाई टू देखो चल ही रहा था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था बाय पार्ट्स या यू इंटू वी रूल से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया, और इसमें एक्स को फिर क्या पुट करोगे, वन, और ये अलग चीज चल रही है, तो ये क्या आ गया, वन बाई टू इंटू वन प्लस टेन इनवर्स एक्स आ गया ना, या टेन इनवर्स वन आ गया, और ये कितना आ गया, टू आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई टू आ गया, प्लस वन बाई टू, और टेन इनवर्स वन क्या होता है बच्चों, पाई बाय फोर, और ये टू, टेन इनवर्स ये तो आ गया पाई बाय एट, और टू प्लस वन बाई टू कितना आ गया अपना, फाइव बाई टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई एट प्लस फाइव बाई टू, पाई बाई एट प्लस फाइव बाई टू। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस मैंने आपको ये बता दिया कि किस किस तरीके से फंक्शन को हमने अरेंज करके उसको एफ ऑफ वन बाई ए बनाना है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सबको रूल पता है कि सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है ना, सिग्मा एन क्या होता है, पहले एन नेचुरल नंबर का सम, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, सिग्मा एन लिख दो, या इसको सिग्मा को आर की फॉर्म में लिख दो फंक्शन को, और आर कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेके एन, तब भी तो एक ही बात है, आर को वन पुट करोगे, टू पुट करोगे, ये आंसर आएगा। बट मैं ये कहता हूँ अगर मैं आर को वन से लेके एन नहीं एन माइनस वन तक पुट करना चाहूँ, तो आप कहोगे सर कर लो वन प्लस टू, अब की बार लास्ट में एन नहीं क्या आएगा, एन माइनस वन, तो इस फॉर्मूले में बताओ क्या करेंगे, जहां जहां n है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, n माइनस वन से, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है कि n नंबर ऑफ टर्म n है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी, n माइनस वन, तो इसमें n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करके देख लो, ये आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको r की वैल्यू वन से लेके n हो तो सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लेकिन n माइनस वन हो तो यहाँ पे n की जगह क्या रिप्लेस कर दो, n माइनस वन, जहां जहां n है उसको n माइनस वन लिख के मैंने दिखा दिया, तो ये आ जाएगा, है ना। मैंने ये इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको पेपर में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। देखो अब गौर करो, यहाँ जो भी थे ना n तो सेम रहेगा, n प्लस वन, जहां प्लस है ना बस वहां माइनस आ जाएगा, टू एन प्लस वन है टू एन माइनस वन आ जाएगा, समझ रहे हो आप। ऐसे ही इसमें था देखो, n तो सेम रहेगा, जहां प्लस का साइन है ना वहां क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रट लो तीनों के अंदर, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, अगर r की वैल्यू वन से n ना होके वन से n माइनस वन तक हो, तो जहां जहां n प्लस था वहां n माइनस आ जाएगा, या टू एन प्लस वन था तो टू एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ताकि पेपर के अंदर आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े इसके बारे में। अब आप मेरे को इस जो ना लिमिट की वैल्यू बता दो, ये लिमिट दिख रही है आपको, पता है कि जब बच्चों लिमिट इनफाइनेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होती है, और ऊपर भी कोई पोलिनोमियल है px, नीचे भी कोई पोलिनोमियल है बच्चों qx, है ना, और इनकी डिग्री, इनकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म जो होती है, मतलब कि ऊपर हाईएस्ट डिग्री, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी और x की पावर 4
ऊपर लिख दो 2 और 3x³ और नीचे है बच्चों 5x⁴। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बच्चों क्या है, सेम है ना, 4 डिग्री है। तो हम सीधा सीधा रूल क्या लगा लेते हैं कि ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट, नीचे जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट से आपस में डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दो, यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है, 4 है। देखो n वैसे तो यहाँ से पता लग रही है, अंदर डिग्री कितनी है 2 और उसका स्क्वायर करोगे तो मतलब n⁴ आएगा, है ना। और यहाँ पे भी दिख रहा है एक n ये रहा, एक n ये रहा, एक n ये रहा, एक n ये रहा। डिग्री कितनी है, ऊपर भी 4 और नीचे भी कितनी है बच्चों 4। ऊपर नीचे अगर डिग्री सेम होती है तो क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट ऊपर देख लो, उसका कोफिशिएंट नीचे देख लो और आपस में डिवाइड कर दो। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे n⁴ का कोफिशिएंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, n इंटू n 1 ये 2 आ जाएगा ना। मतलब इस सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि n⁴ का कोफिशिएंट 2 आने वाला है। ठीक है, नीचे 6 तो है ही, ये 6 तो रहेगा, है ना। और इसमें से क्या आने वाला है बताओ, इसमें से ध्यान से देखो, आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 आएगा। तो ये -1/4 तो कांस्टेंट है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो n⁴ का कोफिशिएंट क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। ठीक है, यहाँ तो n⁴ है ही नहीं, नीचे n⁴ का कोफिशिएंट क्या आएगा बता दो, यहीं से आएगा बस। तो यही वो क्या आ जाएगा 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा और बाकी 1। और इसमें तो बच्चों n⁴ है ही नहीं, ऊपर क्या आ गया बोलो, 1/3 माइनस 1/4 अपॉन 1/4। ऊपर एलसीएम ले लो 12, 4 - 3 और ये 4/1 हो जाएगा। तो क्या आ गया 4/12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/3। तो मैं अब आगे क्वेश्चन के अंदर इसके आंसर को डायरेक्ट 1/3 लिख दूंगा, आपको मैंने समझा दिया कितनी आसानी से हम इनफाइनेट लिमिट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये लिमिट के अंदर क्वेश्चन आया अप्रैल सेशन में, आपको ये दे रखा है। आपको देखो डिनोमिनेटर के अंदर तो बिल्कुल आसान है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पता है ना, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है। डिनोमिनेटर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूमिनेटर में ध्यान से देखो। आप न्यूमिनेटर के अंदर बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें पैटर्न बनाओ, है ना, इसको समीशन की फॉर्म में लिखो। हर एक टर्म में दो दो टर्म की मल्टीप्लाई है, इन दोनों की, इन दोनों की, है ना, ऐसे चलते चलते ये है। पहले तो आप ऊपर देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, पहले देखना यहाँ पे पहली टर्म के बारे में देखना, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ n-1 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टर्म की, तो ऊपर बच्चों कितनी है, ये न्यूमिनेटर के अंदर n-1 टर्म है ना, क्योंकि तभी तो पैटर्न बनेगा। अच्छा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, इसमें से माइनस हो रखा है, देखना -1 हो रखा है, -2 हो रखा है ना, फिर 3, फिर n-1, यानी कि पहले 1 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 3 कम, फिर n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n-1 है। तो मेरे को ऊपर बता दो जनरल टर्म में क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और ऊपर मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर इसको मैं समीशन लिख रहा हूँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो जो चेंज हो रहे हैं उसको आर लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं, आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें से देखो जितने नंबर का स्क्वायर है वही नंबर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 है, 3 का स्क्वायर है तो 3 है, तो आर का स्क्वायर है तो क्या लिख दो, आर लिख दो। ठीक है, समझ आ गया। और आर कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 1 से लेके n-1 तक है। फिर इसके साथ एक टर्म और भी तो मल्टीप्लाई है, ये वाली टर्म भी तो मल्टीप्लाई है, देखो ध्यान से, ये रही, है ना। तो इनटू ये क्या है देखो, n-1 n-2, मतलब n तो फिक्स है ना, और पहले टर्म के साथ 1 माइनस है, दूसरे के साथ 2 माइनस है, तो मतलब क्या माइनस होगा, r माइनस होगा। बस समझ गए। अब डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं लिखना, एज इट इज बस डिनोमिनेटर लिख दो इसको, क्योंकि बार बार लिखेंगे क्या फायदा, उसको तो लास्ट में लिख देंगे। अब न्यूमिनेटर को थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। न्यूमिनेटर को बच्चों सोल्व करना, समीशन r की वैल्यू 1 से n-1। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, n से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अलग से, n से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, आर स्क्वायर n माइनस में एन आर, और आर से करोगे तो बच्चों क्या आएगा, ये माइनस के r³ और प्लस में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया, है ना। और डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम चलता रहेगा आपका, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब न्यूमिनेटर को देखो ध्यान से, ये आर स्क्वायर की टर्म है, ये आर स्क्वायर की टर्म है, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर कॉमन लेके क्या बचेगा, n+1, और समीशन है ही, आर के ऊपर समीशन है ना, तो आर वेरिएबल है। माइनस में क्या बच गया, एन आर, और माइनस में क्या बच गया बच्चों, r³, और डिनोमिनेटर तो है ही, ऐसे कैसे। अब न्यूमिनेटर को देखो अलग अलग कर दो, लिमिट तो बाहर चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसके ऊपर समीशन अलग अप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो देखो समीशन आर के ऊपर है, आर वेरिएबल है, तो n+1 तो बाहर आ जाएगा ना, n+1 और समीशन आर स्क्वायर, है ना, और ये n बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ आर, और ये समीशन ऑफ r³, बोलो समझ आ गया। और ये डिनोमिनेटर, तो बस अब इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और n+1 तो है ही,
और इसके ऊपर समीशन अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो देखो आर स्क्वायर, बट आर की वैल्यू कहाँ तक है, मैंने बताया था ना ऊपर कहाँ से, 1 से लेके n-1, तो सिग्मा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, n+1 की जगह n-1, 2n+1 की जगह 2n-1 डिवाइड बाई 6 है ना। देखो अब आसान हो गया आपके लिए सोचना। अच्छा, और n इंटू सिग्मा आर, n तो है ही, सिग्मा आर क्या होता है n इंटू n+1, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे n इंटू n-1। अच्छा, फिर माइनस आर क्यूब वाले को फिर क्या लिखोगे बताओ, n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर है ना। माइनस क्यों लगा दिया, अब आपको पता लग गया। अब डिनोमिनेटर को लिख दो। अब डिनोमिनेटर क्या था, देखो ये था आपका आर क्यूब वाला और ये था आर स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे तो n तक है ना, देखो 1 से लेके n तक है, 1 से लेके n तक है, तो इसमें अपने को n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर और माइनस n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 लगाना है। ठीक है, अब बस लिमिट अप्लाई कर दो, और ये लिमिट तो मैंने अभी सोल्व करके आपको दिखाई थी ना। इसका आंसर कितना आया था अपना, 1/3 आया था, कोई नई बात है ही नहीं, तो बस इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने डिफरेंशिएशन का रूल बताया था ना आपको, प्रोडक्ट रूल, इसमें देखो कितने फंक्शन आ गए, 10, और मैंने आपको बताया था चाहे कितने भी फंक्शन आ जाए ये रूल बहुत काम आएगा बच्चों। नहीं तो इन 10 का आप सोच के देखो, डेरिवेटिव करोगे, और वो भी पावर देखो कितनी खतरनाक है ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 तक है, तो ये 10 टर्म है। और ये कैसे पैटर्न है पता है, देखो यहाँ पे 2x है तो पावर 1/2, 3x है तो पावर 1/3, 1 है तो पावर 1/1, 10 है तो पावर 1/10, तो मतलब पावर भी फ्रैक्शन में है, तो बहुत गंदा सा फंक्शन बनने वाला है ये। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx आप बता दो कितना होगा, फिर मैं क्वेश्चन में इसका आंसर डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, बाहर तो क्या करते हैं बोलो, इन फंक्शन की सबकी मल्टीप्लाई, cos x cos 2x की पावर हाफ है ना। बाहर तो मैंने कह रखा है आपको, जो 10 फंक्शन दे रखे हैं उनकी एज इट इज बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको याद आ गया, बाहर जितने भी फंक्शन है, जैसे u इंटू वी होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, y इक्वल टू यू इंटू वी का, बाहर u इंटू वी इंटू यू डैश बाई यू प्लस वी डैश बाई वी। ठीक है, ऐसे ही है, बाहर तो सारे फंक्शन की मल्टीप्लाई, अंदर बोलो आप क्या करोगे, अंदर ध्यान से लिखना, मेरी बात सुन लो। डिनोमिनेटर में तो क्या लिख दिया करो, फंक्शन, डिनोमिनेटर में तो क्या लिख दो, फंक्शन कोस एक्स, और ऊपर कोस एक्स का डेरिवेटिव, यही लिखेंगे, प्लस का साइन है ना। डिनोमिनेटर में फंक्शन, फंक्शन को cos 2x मत समझना, पूरा फंक्शन है ना बच्चों, ये पूरा फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर में तो क्या लिखोगे बच्चों, ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखोगे। न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, आप बता दो मेरे को, cos 2x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहोगे सर पावर आगे ले आओ, है ना, देखने में बड़ा है, देखना कैलकुलेशन में आसान करके दिखाऊंगा, -1/2 हो जाएगी पावर, और फिर cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, -2 sin 2x। बस आपको आगे नहीं करना, मैं आपको पैटर्न बता दूंगा कि आगे क्या पैटर्न बनने वाला है, दो टर्म्स का कर लो, आगे आप पैटर्न समझ जाओगे। बाहर तो एज इट इज चलेगा, अंदर देखो ध्यान से, -sin/cos को एज इट इज लिखते जाओ। यहाँ क्या बनने वाला है, देखो ये 2 से 1/2 कट जाएगा, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोस की पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे लाके मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, तो ऊपर क्या बन गया, sin 2x, और नीचे आके ये 1/2 और 1/2 पहले से बैठी है, तो cos 2x बन जाएगा, क्या बताओ, ऐसे बन गया। अब आप पैटर्न को समझो, डिनोमिन ये माइनस बाहर कॉमन ले लेना, माइनस, और बाहर बच्चों एज इट इज कर देना इसको, कोस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब साइन बाय कोस क्या होता है बोलो, टेंजेंट, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, बाहर माइनस कॉमन ले ली तो अंदर ऐसे बनेगा। अब देखो कितने फंक्शन थे ये, 10, पहले फंक्शन का अंदर आंसर आया 10x, फिर 10 2x, तो 10वें का पता है क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, बस एक पैटर्न को समझ लो, चेक करके देख लो आप तीसरे फंक्शन का, वो भी आपको सेम बिल्कुल यही देने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ऐसे करना है पेपर के अंदर, अगर आ गया तो क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं पहले ये लिमिट आपको सोल्व करवा लेता हूँ आपसे, इसकी लिमिट निकालनी है, तो मैंने बता रखा है ना, ये 3x और 5x को आपको सीधा बस आंसर क्या लिख देना बच्चों, 3/5, यहाँ पे 4x है, यहाँ 1x है, सीधा आंसर क्या लिखो, 4/1, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, सीधा आंसर क्या लिखो, 7/10, है ना। ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अप्रैल शिफ्ट के अंदर देखो कितना टफ क्वेश्चन, मतलब अगर बच्चे को ये प्रोडक्ट रूल नहीं पता ना, तो आई थिंक वो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है ये। बट प्रोडक्ट रूल के बारे में जिसके अंदर जानकारी है बच्चे में, जो एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रूल होता है, फिर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उससे। लिमिट x गोज टू 2 और 1 माइनस दिस, बच्चों ये 0/0 फॉर्म दिख रही है, जैसे ही आपको 0/0 फॉर्म दिखते तो आप लोपिटल लगाओगे, बट आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बट इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव तो फिर लोपिटल, मतलब करना तो डेरिवेटिव ही है, तो डेरिवेटिव इतने 10 फंक्शन का हमने सीखा ही नहीं, तो LH रूल लगाओ इसके अंदर, सीधा मैं LH रूल पे आता हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया बताओ, ये बाहर 2 है, बाहर 2 तो एज इट इज रहेगा, मेरे को बाहर वाले 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बता दो मेरे को अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 का डेरिवेटिव 0,
इस फंक्शन का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अभी तो मैंने दिखाया था, देखो आपको ये रहा, बाहर क्या आया था माइनस का साइन, 10 के 10 फंक्शन की मल्टीप्लाई, अंदर क्या आया था 10x प्लस 10 2x प्लस अप टू 10x आया था ना, तो मैं सेम लिख दूं क्या बताओ। अच्छा यहाँ पे जीरो और ये माइनस है, और माइनस अपना पहले से आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा वो, फिर ये क्या आ जाएगा कोस एक्स, फिर कोस 2x की पावर कितनी है बच्चों हाफ, इसको तो मैं लिख ही नहीं रहा, बस मैं इसको एज इरीज करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाहर तो 10 के 10 फंक्शन की मल्टीप्लाई, अंदर वाला जरूरी है, अंदर क्या था बताओ 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x अप टू क्या है बच्चों 10 10x है, समझ गए ये। और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर मत लिख देना, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है तो नीचे वाले का भी तो डेरिवेटिव करोगे, बोलो समझ आ गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया क्या। अब आप मेरे को बताओ, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो इस फंक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी क्या बच्चों, कोस जीरो तो 1 होता है ना, तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये तो बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा, कोस जीरो पुट करोगे सारे 1 होंगे, तो मतलब इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, इसका आंसर तो क्या आ गया 1। इनके ऊपर सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दूं, देखना 10x सबको अलग अलग डिवाइड कर दूं x से, 10x बाई एक्स ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 2x बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा 10 3x बाई एक्स। ऐसे ही चलते चलते बच्चों टेंजेंट 10x बाई एक्स हो जाएगा। अब इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा बोलो, 10x बाई एक्स 1, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और n इंटू एन प्लस 1/2 लगा दूँ, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम है तो आंसर कितना आता है 55। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना होता है 55। 100 का पूछ ले तो 5050, 1000 का पूछ ले तो 500 500 ऐसे ना, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये हमने कर लिया। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो एक आने वाला है, जैसे मैंने आपको ये तो बताया हुआ है लॉग के अंदर की e रेज टू पावर log x हो और इसका बेस e है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, सीधा क्या लिखते हो x। तो अगर इसको x लिख सकते हो तो मेरे को कहीं जरूरत पड़े तो मैं x को वापस ये लिख सकता हूँ ना, मतलब कि x को आप क्या कर दिया करो, देखो लिखने का तरीका सीखो, e की पावर log एक्स्ट्रा लगा दो, e की पावर log लिख के और log का जो फंक्शन है वो ये नंबर लिख दिया करो। जैसे एक्स स्क्र लिखना है, मैं कहता हूँ x की पावर आपको 3 लिखनी है, मैं क्या बोलता हूँ e की पावर log लगा दो, e की पावर क्या लगा दो log, और एक्स क्यूब लिख दो। अच्छा इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस पावर को 3 को आगे ले आऊँ, वो बताओ ऐसे लिख दूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो log की प्रॉपर्टी लगा दी। तो अगर मेरे को ये लिखना है मान लो, तो मैंने e की पावर log एक्स्ट्रा लगा दी और ये एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 1/x को आगे ले आया और ये हो जाएगा, ठीक है समझ गए। तो अब आप मेरे को ये बता दो, इस फॉर्म में अगर मैं आपसे कहूँ, ये क्वेश्चन दे रखा है ना मैंने कि राइट दिस वन इन द अबव फॉर्म, तो आप कहोगे सर e की पावर log लगा दो और ये एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दो, क्योंकि वही e की पावर e और log कैंसिल हो जाएंगे, वही बच गया। अब मैं ये कहता हूँ, अब तो मैं इस 1/2x को आगे ला सकता हूँ ना, अब तो ऐसे लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे लिख दूँ, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ 1 प्लस 2x और पूरे के नीचे क्या है बच्चों 2x है, ठीक है ये लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा और पूछ रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना आए। इसकी आपको लिमिट निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, लिमिट निकालनी है। तो ये 0/0 फॉर्म दिख रही है आपको, ऊपर नीचे x को 0 पुट करके देखो, log 1 0 होता है, सब 0/0 फॉर्म है, तो लोपिटल लगाऊंगा, जब भी 0/0 दिखेगी मेरे को मैं लोपिटल लगा दूंगा। बताओ log का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x, ये हो गया। अच्छा ऊपर नीचे से मैं 2 को मैं लेके काट दूं, ऊपर नीचे से बच्चों देखो 2 को मैं लेके काट दो, तो ये क्या बचेगा 1/1 प्लस 2x बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब फिर से क्या फॉर्म है बच्चों, ये 0/0 फॉर्म। अब आप मेरे को ये बता दो, अलग से जब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, तो कैसे करोगे, 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर होता है ना, इसका डेरिवेटिव होगा फिर -1/x स्क्वायर, मतलब ऐसे, और फिर 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब ये समझ गए ना आप, मैं सीधा अगर ये लिख दूंगा तो कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को। तो ये फिर से 0/0 है, तो LH रूल लगाओगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बताओ -1 और ऊपर 2 भी लगा दूं, और 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 1 का 0 और 2x का कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x को 0 पुट करोगे बोलो -1, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया क्या, है ना। मतलब इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों -1, आगे मैं लिमिट निकालनी पड़ेगी, मैं -1 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x गोज टू 0, दिखने में बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ना। जब भी बच्चों लिमिट के अंदर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, क्या आगे देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, अब एक बच्चे ने ये सलाह दी कि सर इसमें
बेस के अंदर x को 0 पुट करो तो 1 बन रहा है और ये इनफाइनाइट, तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। लेकिन बच्चों ये e कहाँ जाएगा? आप प्लस माइनस में लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे कि सेपरेट डिवाइड कर दो e बाई एक्स और ये कर दो, है ना। वो तब कर सकते हो प्लस माइनस में आप लिमिट को अलग अलग, जब हर एक लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हो। बट e बाई एक्स और x को 0 पुट करोगे तो बच्चों ये तो नॉट डिफाइंड आ गई ना। तो प्लस माइनस में ऐसे आप लिमिट को ब्रेक करने की गलती मत करना। पहली बात तो मेरी ये सुन लो, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर साथ में कोई प्लस माइनस में फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे e है और ये x की पावर x की फॉर्मेट में हो, तो इसको log लगा के लिख लिया करो, है ना। जैसे देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं log की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको। लिमिट x गोज टू 0, ये तो चलता रहेगा लास्ट तक। e की पावर, इस सेकंड वाले फंक्शन को मैं e की पावर log 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय 2x लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और नीचे तो कितना है बच्चों, x है, नीचे कोई परेशानी नहीं है, वो चलता रहेगा। लिमिट x गोज टू 0। अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, देखना ध्यान से। e माइनस ई की पावर log, अच्छा इस पावर को आगे ले आऊँ, 1 बाय 2x को आगे लाओगे तो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको ऐसे लिख दिया अपॉन x। अब बस आपको वही रूल पता होना चाहिए कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट अप्लाई करोगे, x गोज टू 0 तो आंसर 1 होता है। फिर वही बात आ गई, उसके अंदर बच्चों यहाँ e नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1। तो मैं बताओ e कॉमन ले लूँ बाहर, बाहर मैं अगर e कॉमन लूँगा तो आप मेरे को बताओ ये किस फॉर्मेट में बन गया, 1 माइनस, और e की पावर में से e की पावर 1 कॉमन ले लिया तो इस पूरी पावर में से आप ये बता दो 1 माइनस हो जाएगा क्या? भाई e की पावर 3 में से आप e कॉमन ले लेते हो तो अंदर 3 में से पावर 1 कम हो जाएगी, ऐसे ही तो होता है। तो e बाहर आपने कॉमन ले लिया तो e की पावर तो 0 बच गई, और यहाँ इसमें से पूरे में से क्या कर दिया मैंने, 1 माइनस कर दिया, ये आ गया। बट मेरे को समस्या है, मेरे को ना पहले e की पावर x चाहिए, तो मैं e की जगह माइनस ही कॉमन ले सकता था स्टार्टिंग में भी। मैं तो ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको एक एक स्टेप, मुझे तो पहले ही पता था कि ये 1 माइनस बनेगा और मेरे को चाहिए e की पावर x माइनस 1। तो मैं इसको अलग कर दूँ, ऐसे लिख दूँ क्या? इसको बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ये पूरे के साथ -1 है ना ये, और नीचे कितना x। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को लिमिट e की पावर में कुछ भी है, ये कुछ भी है, ये कुछ भी लिख रखा हो, है ना, मेरे को नीचे भी तो यही चाहिए सेम एज इट इज चीज, तभी तो मैं रूल लगा पाऊंगा कि e की पावर x अपॉन x, e की पावर x अपॉन x, e की पावर x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता हूँ इससे, माइनस ई लिमिट x गोज टू, ताकि मैं उस लिमिट को तो डायरेक्ट 1 लिख सकूँ, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में इसी से तो डर लग रहा है ना, इस इतने बड़े फंक्शन से ही तो अपने को डर लग रहा है, इससे -1 और अपॉन, मैं ये कहता हूँ इसको इसी नंबर से डिवाइड कर दो। किससे बच्चों? इसी नंबर से डिवाइड कर दो और इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? log ऑफ 1 प्लस 2x पूरे के नीचे 2x माइनस 1, ऐसा कर सकता हूँ क्या? और ये x तो पहले से चल ही रहा है, बताओ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब ये कंप्लीट चीज़ क्या बन गई देखो, अब इसको अपने दिमाग में इस पूरी वैल्यू को t मान लो, है ना, e की पावर t माइनस 1, और ये भी फिर पूरी क्या है बच्चों, t है। तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन t का आंसर क्या होता है 1। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है सर वो तो तब होता है जब पावर 0 को अप्रोच करे, आप करके देख लेना, x गोज टू 0 करोगे ना, x गोज टू 0 करोगे तो बच्चों ये जो पावर है ना, ये 0 को अप्रोच करेगी, लिमिट निकाल के आप देख सकते हो, अभी तो हमने लिमिट निकाल के दिखाई थी इसकी, ठीक है ना, ये है। तो ये 0 को अप्रोच करेगी तो इसको छोड़ दो, अब सिर्फ इसके ऊपर क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया बोलो अपना, e बाहर तो माइनस ही है ही, सिर्फ मेरा क्वेश्चन अब इतना सा बन गया, लिमिट x गोज टू 0 और 1 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 2x और -1 था और अपॉन क्या था बच्चों, x था। तो बस ये क्या हो गया, तो अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था वैसा ही बन गया, लिमिट x गोज टू 0 और ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस 2x माइनस के 2x और डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। अब बताओ ये तो क्वेश्चन हमने सेम अभी सोल्व किया था, याद आ गया, इसका आंसर कितना आया था, -1 आया था। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नई बात यही थी कि इसको x की पावर x वाले फंक्शन को आपको e की फॉर्मेट में लिखना है और फिर उसके बाद वही प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी के लिए जो पावर ऊपर है वही सेम पावर नीचे, अगर नहीं है तो बच्चों क्रिएट कर लो, क्रिएट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिर उस फंक्शन का आंसर लिमिट लगाने पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको पता है किसी भी नंबर को x कोई भी रियल नंबर हो उसका, जैसे मान लो x की वैल्यू 2.3 है तो 2.3 को हम क्या लिखते हैं, 2 प्लस 0.3, यानी कि एक उसका इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं ना। तो ए एक्स नंबर को बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए नहीं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, ये बोल सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट का ये सिंबल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ये सिंबल होता है, ये मैंने आपको सारा फंक्शन चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। तो
यानी कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना चाहूँ तो नंबर में से इंटीग्रल पार्ट घटा दो। भाई 0.3 को मैं लिखना चाहता हूँ तो पूरे नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट घटा दो, है ना, ये होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कभी लिखना चाहूँ तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ। अब आपको दो क्वेश्चन के मेरे को जवाब देने हैं। अगर x जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू जीरो से जरा सी बड़ी होगी, 0.001 या 0.1 ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो प्रूव करो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर ये होगा। अब आप मेरे को बताओ प्रूव कैसे करोगे। हमें एक बात पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट को आप कहते हो सर पूरे नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट घटा दो, है ना। और x किसको अप्रोच कर रहा है बताओ, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस को। यानी कि आप एक बार x को मान लो, कुछ भी मान लो, 0.1 मान लो, ठीक है। x को 0.1 मान लोगे तो ये तो x ही है। 0.1 का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x ही आ जाएगी। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसकी वैल्यू निकालो तो ये तो वही नंबर आ जाएगा ना सेम। इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट तो वो नंबर ही है खुद। फ्रैक्शनल पार्ट इसकी वैल्यू निकालो तो इसका आंसर भी वही आएगा। तो मतलब ये कह रहा हूँ अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो नंबर खुद ही आएगा। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही आएगा। क्यों? क्योंकि x जीरो से जरा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। 0.1 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही नंबर आ जाएगा। समझ गए? x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और जीरो से जरा सी बड़ी है तो फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्ट आप हटा देना, सीधा x लिख देना। समझ गए? अब उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है, x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी, जरा सी छोटी, जैसे -1 0.1 मान लो, तो प्रूव करो कि फ्रैक्शनल पार्ट अब की बार x नहीं, देखो x लिख देना और उसमें क्या ऐड कर देना, +1, यानी +1 कर देना साथ में। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है बताओ, x में से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x घटाते हैं, यही होता है। अब इसके अंदर x को आप -0.1 पुट करना, यहाँ नहीं पुट करने का कह रहा है, मैं इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहा हूँ इसमें। तो बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -1 होगा ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, x + 1 हो गया। तो यानी कि नेगेटिव नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, नंबर में 1 ऐड करते हो। क्या करते हो, नंबर में 1 ऐड करते हो। जैसे देखो अगर आपको कोई कहे ना कि -0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखो तो ये -0.3 मत लिख देना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसी नंबर का कभी नेगेटिव नहीं होता। आपको पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। और जैसे मान लो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 0, और बाकी का डेसिमल में आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, अगर इसका आंसर -0.3 नहीं होता तो फिर आप कहोगे सर कैसे लिखोगे। इसका आंसर पता है क्या होगा, इस नंबर में 1 ऐड करोगे तो मतलब कितना होगा, 0.7 होगा। मतलब अगर नंबर नेगेटिव है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना हो तो नंबर लिख के उसमें 1 ऐड कर दिया करो, यानी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिख के उसमें 1 ऐड कर दिया करो। कैसे देखो, इसमें मैं कह रहा हूँ 1 माइनस कर दो और 1 प्लस कर दो। इस नंबर में 1 माइनस कर दो और 1 क्या कर दो, प्लस। तो ये क्या हो गया, -1 प्लस 0.7। तो ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट बच गया ना, ये इसका बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे आपको कभी लिखना हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.89 तो आप इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जैसे जो लिखते हो ना माइनस ये, और इसमें क्या कर दिया करो 1 प्लस, तो कितना आएगा बच्चों, 0.11 आएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ अगर नंबर नेगेटिव है और 0 से जरा सा छोटा है तो उस नंबर में 1 ऐड कर देना, वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों फ्रैक्शन को सीधा हटा देना, x लिख देना। अगर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन को हटा के x तो लिख दो बट +1 और कर देना। ये मैंने सारा आपको डिटेल में समझा दिया। अब मैं आपसे 2 लिमिट के क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ, एक ऊपर वाली लिमिट का आंसर, एक नीचे वाली लिमिट का आंसर। मैंने आपको क्या बताया था कि हर बार ये मत समझना कि ये 0.0 फॉर्म है नहीं है। आप सोच के देखो, x को 0 पुट करोगे क्या ऊपर 0 बन रहा है बच्चों, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 0 नहीं होता। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है ना। तो जब ऊपर ही 0 नहीं बन रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि फॉर्म 0/0 है, क्योंकि ऊपर 0 नहीं बन रहा, कोई फाइनाइट नंबर बन रहा है तो नीचे 0 बने भी गा तो लिमिट नॉट डिफाइन आ जाती है ना। बट 0/0 लोपिटल तो नहीं लगा सकते आप। तो इसके अंदर डायरेक्ट मैं कहता हूँ x को 0 पुट कर दो, नीचे 0 पुट करोगे 1 - 0 और 1 + 0, तो ये आंसर कितना आ गया बोलो, π/2 आ गया। यानी हर बार क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इसको डेरिवेटिव करें, LH रूल लगाएं, नहीं, पहले देख तो लो 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे ही ये x को 0 पुट करने से क्या आपको लग रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है। देखना एक बार, कोस इनवर्स 1 माइनस x को 0 लिखोगे तो ये 0 नहीं है, 0 + 1 का होल स्क्वायर तो ये 1 है ना। और नीचे क्या है बताओ, x को 0 लिखोगे तो 0 + 1। अब की बार मेरे को दिख रहा था डिनोमिनेटर ही जब 0 नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। डिनोमिनेटर 0 है ही नहीं, तो कोस इनवर्स ऊपर क्या आ गया बच्चों, 0,
और नीचे क्या आ गया 2। अब बता दो कोस इनवर्स 0, कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2/2 यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में अब आपको तकलीफ नहीं होगी। अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, अब आपको यूँ पता है ना, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। ये बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है, ये एक फंक्शन दे रखा है आपको पूरा, है ना, और एल और आर की वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एज एक्स गोज टू 0। मतलब एक्स गोज टू 0 पे जो राइट हैंड लिमिट निकालोगे उसका नाम आर है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे उसका नाम एल है, और लास्ट में आपको ये वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब इस फंक्शन की आपको आर एच एल निकालनी है, एल एच एल निकालनी है, लास्ट में दोनों के स्क्वायर को ऐड करके 32/π² से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो बाद की बात है, ठीक है। पहले मैं निकालता हूँ बच्चों राइट हैंड लिमिट आर, आर की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट का मतलब फिर क्या होगा बताओ, राइट हैंड लिमिट का मतलब आप कह रहे हो सर होगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट में तो यही होता है ना, x गोज टू 0 प्लस। अब मेरे को बता दो जब x गोज टू 0 प्लस होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट का मैंने आंसर क्या बताया था आपको, सीधा x लिख दिया करो। तो लिखो इसको, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट, अब 0 प्लस को 0 लिख दो चाहे, है ना। अब वो तो सिर्फ ध्यान रखने के लिए था कि 0 प्लस का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट को आप x लिखोगे, तो अब लिमिट का जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या बन जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया मैंने, सीधा एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये क्या बन गया x माइनस एक्स क्यूब। अच्छा डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स क्यूब को x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दूँ। अब आप है ना वो पार्ट देखा करो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है लिमिट के अंदर, हमेशा मेरी बात याद रखना, जिस पार्ट से आपको प्रॉब्लम नहीं है ना आप पहले उस पार्ट पे फोकस किया करो। ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और बच्चों x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब आप खुद देखो आपको किस पार्ट से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये लगता है x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 1 0 नहीं बन रहा, ना ये 0 बनेगा ना ये 0 बनेगा, तो ये पूरा पार्ट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है ना, ये तो अच्छा पार्ट है, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो इसका आंसर लिख दो क्या आएगा, 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, तो और नीचे तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर तो मैं सीधा क्या लिख देता हूँ बच्चों, π/2 बाहर, है ना, आर की वैल्यू क्या आ गई फिर बताओ, π/2 बाहर, लिमिट x गोज टू 0, और साथ में क्या बच गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बस इतना सा क्वेश्चन बन गया। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो चेक कर सकते हैं भी ये प्रॉब्लम है कि नहीं, कर लो। जब डिनोमिनेटर 0 बन रहा है ऊपर भी पक्का बनेगा, देखो x को 0 पुट करो, कोस इनवर्स 1, और कोस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे नहीं होती, 0 पे होती है, तो ऊपर भी 0, कोस इनवर्स 1 क्या होता है, कोस इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, 0, क्योंकि कोस इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, कोस की वैल्यू 0 किस डिग्री पे होती है, कितने पे होती है, कितने डिग्री पे 1 होती है, तो 0 पे होती है। हाँ अगर कोस इनवर्स 0 होता है तो कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है बच्चों, π/2 पे होती है। तो ये अब 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो क्या लगाएंगे फिर, LH रूल लगाएंगे। LH रूल लगाना मेरे को आता ही है, तो क्या आ गया बताओ, अब आर का आंसर मेरा क्या आ गया बता दो आप, π/2 तो बाहर है ही, और सिर्फ क्वेश्चन इतना सा बन गया, लिमिट x गोज टू 0 और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया बच्चों, x बच गया, है ना। इसमें आप LH रूल लगा दो, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव तो देखो 1 ही बनने वाला है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर क्या बनेगा ध्यान से देखो, 1 बाय कोस इनवर्स का क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना, बताओ इतनी बात तो समझ आ गई, है ना। 1 माइनस ये, और फिर इसका डेरिवेटिव भी तो करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, -2x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो कितना होता है, 1 ही होता है। तो बस अब आप क्या कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो अब सिंप्लीफाई करो बस। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 0/0 फॉर्म कहाँ से होगी। अब बताओ ऊपर क्या बन गया 2x, और नीचे थोड़ा सोल्व करके लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लो ना, स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, आई थिंक 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा अपना फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको रफ में अलग से सोल्व करके लिख दिया। अब आप बताओ मेरे को, ये एक्स स्क्वायर बाहर आके एक्स हो जाएगा, और ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अगर एक्स से एक्स कट गया तो बस क्वेश्चन क्या बन गया अपना, 2/रूट ऑफ दिस, ये बन गया। अब x को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, π/2, और ये 2x को 0 पुट करोगे तो 2 तो बचेगा ना, ये कट गया, 2 से 2 क्या आ गया, π/√2 आ गया क्या। इसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का वो क्या आया था अपना, π/2 आया था क्या, π/2 आया था, है ना। और इसमें हमने पुट किया,
हाँ ठीक है, आ सकता है, पाई/√2 आ गया इसका आंसर, है ना? मेरे को पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फिर भी आप चेक कर लेना। ये आ गया, एक्स को 0 पुट ही तो करना है, तो ये 0 हो गया, √2 बच गया, ये 2 से 2 कट गया, तो पाई/√2 आ गया मेरा राइट हैंड लिमिट का आंसर। ऐसे ही मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एल। अब बताओ, जब एक्स 0 माइनस को अप्रोच करता है तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शनल हटा के +1 कर दिया करो, तो इसको लिखोगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 कोस इनवर्स 1 माइनस, इसको क्या लिखोगे, x+1 लिखोगे ना, ऐसे, और साइन इनवर्स इसको क्या लिखोगे, x+1 लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, x+1, और इसको क्या लिखोगे, x+1 का क्यूब। अब बताओ मेरे को, डिनोमिनेटर को जरा सोल्व कर लूँ जैसे पिछली बार किया था, x+1 कॉमन ले लो, है ना, क्या आएगा फिर 1 माइनस x+1 का स्क्वायर, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x+1 का स्क्वायर a² + b² + 2 है भी, तो तीनों माइनस हो जाएंगे, ऐसे कर दो, बोलो। इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 से 1 काट दो, क्या बच गया, -x² - 2x, ताकि न्यूमिनेटर बार बार ना लिखना पड़े, है ना, और इसमें से -x कॉमन ले लो अंदर से, तो ये क्या बचेगा बताओ, x+2। कुल मिला के मेरी कहानी डिनोमिनेटर में ये बन गई, है ना, तो क्या बच गया मेरा क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू 0, भाई डिनोमिनेटर को बार बार, अगर मेरे को न्यूमिनेटर को क्यों लिखूँ मैं बार बार, तब डिनोमिनेटर को सोल्व करने से मेरा काम चल रहा है अकेले को, तो ये बन गया अपना x+1 का होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स ये कट जाएगा 1 से 1, तो क्या बचेगा -x, और अब देखो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ बचा हुआ है ना, ये -x है, ऊपर मल्टीप्लाई है ना, तो इस -x को तो इसके साथ शिफ्ट कर दो, और इसको बच्चों इसके साथ शिफ्ट कर दो, ऐसे कह रहा था मैं आपको, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो 1 बन गया ना, साइन इनवर्स x/x, तो x लिखो या -x लिखो, तो ये तो क्या बन गया 1, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अपना क्वेश्चन अब सिर्फ इतना सा बन गया, लिमिट x गोज टू 0 कोस इनवर्स 1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 इंटू x+2, और मेरे को लगता नहीं कि ये 0/0 फॉर्म है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0/0 फॉर्म है ही नहीं। डिनोमिनेटर देख लो कभी 0 बन रहा है क्या, तो पक्की बात है न्यूमिनेटर भी नहीं बनेगा, और बन गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो x को 0 पुट करो, ध्यान से x को 0 पुट करोगे, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कोस 0 आएगा ऊपर, ठीक है ना, नीचे क्या आएगा बताओ, 1 × 2, और कोस 0 कितना होता है बच्चों, 0 नहीं होता, क्या होता है π/2, नीचे 2, तो आंसर कितना आ गया इसका, π/4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, π/4, तो मतलब कि मेरा जो राइट हैंड लिमिट का आंसर आया था वो तो आई थिंक आया था π/√2, और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर एल आया बच्चों वो कितना आ गया, π/4। तो मेरे को आंसर निकालना है अपना क्या, 32/π² इंटू r² प्लस में l², कर लो सोल्व, 32/π² और l², r² करना π²/2 आएगा, और इसका स्क्वायर करना π²/16 आएगा, ठीक है। π² तो कट ही जाएगा, π² तो बच्चों कॉमन लेके काट ही दो, तो 1/2 + 1/16 आ गया, अंदर 16 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 8, और ये कितना आएगा 1, 16 से ये डबल 2 बार कट गया, 2 × 9, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, 18 आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, बस कंफ्यूजिंग था, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एक एक तरीका बता दिया, ठीक है। 18 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपको 100% हर चीज़ के बारे में नॉलेज होएगी ना, तो मैं कहता हूँ लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, ये कैसे देखो, अब एक फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि आप x को अगर बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो, इसकी लिमिट आपको 1 दे रखी है, यानी कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी f(7x) अपॉन f(x), और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ये तो -1 है, इसको तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आंसर जो है ना आपका, इस माइनस के ऊपर तो अलग लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो f(5x) अपॉन f(x), और इसके ऊपर तो बाहर कर दो अलग से, -1 के ऊपर तो लिमिट अप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप ये बताओ, जब तक फंक्शन नहीं लेके आओगे, f(x) नहीं पता लगेगा, तो इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, और f(x) लेने का कोई तरीका है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि उसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है। तो मेरे को यहाँ पे ना 3 फंक्शन दिख रहे हैं, एक f(x), एक f(5x) और एक f(7x). अब ये बताओ, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो मतलब x पॉजिटिव है, x इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब, x इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या है, x कोई पॉजिटिव नंबर है, बहुत बड़ा है ना, यानी कि 3 नंबर है मेरे पास, x 5x और 7x। आप समझ गए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। मेरे पास 3 नंबर है बच्चों, x 5x और 7x, और x क्या है, पॉजिटिव है। तो आप मेरे को बताओ इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, x 5x से छोटा होगा और 5x किससे छोटा होगा, 7x से। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं इनके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ सीधा बिना साइन चेंज किए इनइक्वालिटी का। अगर डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता। क्यों बच्चों, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। और मैं तीनों तरफ बच्चों f(x) से डिवाइड कर देता हूँ, मैं तीनों टर्म को f(x) से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ।
क्योंकि एफ एक्स भी तो पॉजिटिव होगा ना, एफ एक्स से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। एफ एक्स पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि रेंज दे रखी है अपने को इसकी, देखो इस फंक्शन की रेंज एफ की जो वैल्यू आएगी वो 0 से इन्फिनिटी में, इसलिए एफ एक्स पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। डिवाइड कर दिया, अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एफ एक्स, और लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 5x अपॉन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 7x अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है, ये तो 1 ही आ गया, ये मेरे को लगता है मेरा आंसर वाला है फंक्शन एफ ऑफ 5x और अपॉन एफ ऑफ एक्स, और इसकी लिमिट क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी लिमिट कितनी है बच्चों, देखो 7x बाई एक्स वाले की 1, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है इसकी लिमिट भी क्या होगी फिर 1 होगी ना। इसका मतलब जो ये बीच में फंक्शन फंसा हुआ है ना, स्क्वीज सैंडविच का मतलब क्या होता है, ये इसके बीच में स्क्वीज्ड है, ठीक है, फंसा हुआ फंक्शन है, तो एफ ऑफ लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 5x अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये जो बीच वाला फंक्शन है इसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए बच्चों 1, तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया बोलो 1 माइनस 1, क्योंकि वो -1 भी था ना, ध्यान रखना, ये देखो मैंने क्या बताया था आपको करके, इसकी लिमिट क्या आ गई पूरे की 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 0, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये लिमिट दे रखी है और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इंटू 16 का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को डिनोमिनेटर में साइन एक्स अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे ये आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, हो गया ये तो मैं इसको हटा के और एक्स क्यूब लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब इसका आंसर 1 दे रखा है, अगर वही रूल आप लगाओगे ना, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ए बी सी की वैल्यू निकाल के उसमें दिखाई थी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी कि अगर न्यूमिनेटर 0 बन रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0 बनना चाहिए, सेम यही रूल बच्चों इसमें लगा सकते हो, बट मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया, 3 पेज आपके वेस्ट होंगे, लास्ट में जाके आंसर आएगा ना, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, यानी कि जिस बच्चे को 100% अपनी कैलकुलेशन पे डिफरेंशिएशन पे भरोसा है ना, यू इंटू वी रूल पे, तब तो वो क्वेश्चन अप्लाई करना, बट कम से कम आपको 8-10 मिनट लग जाएगी, 3 पेज भर जाएंगे और फिर लास्ट में पता नहीं आंसर सही आए या ना आए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जब फंक्शन देखो यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन, यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन, यहाँ पे भी एक्स का, यहाँ पे भी एक्स का, बार बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फिर कौन लगाएगा LH रूल, ठीक है। तो इसमें LH रूल नहीं लगाना आपको, मेरे को ये दिख रहा है ये तो e की पावर x है, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स है, ये तो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन होती है दोनों, ठीक है ना, एक्सपेंशन लगा दूंगा, और e की पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन तो मैं जानता ही हूँ, e की पावर x की जानता हूँ, तो x की जगह क्या कर दूंगा, बस माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, और तो कोई फर्क नहीं है। e की पावर x की एक्सपेंशन आप मेरे को बता दो क्या होती है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और सारी एक्सपेंशन इनफाइनेट टर्म तक जाती है, ठीक है। लोग अच्छा e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगी, x की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो ये तो नेगेटिव ही होएगा, बट ये तो बच्चों स्क्वायर है ना, तो x को माइनस एक्स लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओड पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है, ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है बच्चों, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन चलती रहेगी, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सपेंशन लिख दो और आपका देखो आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। ये मैं हटा रहा हूँ इस पेज से क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ये, तो लिमिट एक्स गोज टू 0, अब देखना मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ a इंटू एक्स स्क्र e की पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल। देखो डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है ना, आपको हाईएस्ट पावर बस एक्स क्यूब तक लिखनी है, ठीक है, इसके बाद मत लिखना, और बाहर एक्स स्क्र है तो चाहे आप एक्स तक भी लिख देते ना तो भी काम चल जाता, क्योंकि बाहर एक्स स्क्र है तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो x4 बन जाएगा ना, 4 लिखनी नहीं है, बस हाईएस्ट पावर आपको 3 तक लिखनी है, ये मेरी बात को ध्यान रखो, माइनस बी इंटू log 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स की क्या होती है 1, ओड पावर के साथ माइनस आ जाएगा, इवन पावर के साथ क्या आएगा बच्चों प्लस, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों पता लग गया, बाहर एक्स है तो एक एक्स बाहर है तो 2 तक करोगे तो 3 तक पहुंच जाओगे ना, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, और इसकी पूरे की लिमिट अपने को क्या दे रखी है बोलो 1 दे रखी है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमिनेटर से बच्चों एक्स अलग कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अलग कॉमन ले लो, और एक्स क्यूब अलग कॉमन ले लो, बस इतना कर दो मेरे कहने पे, ठीक है। बताओ एक्स कॉमन लोगे तो क्या यहाँ से कुछ बचेगा, क्या कुछ नहीं बचेगा। आप अगर ऐसे कंफ्यूज होते हो ना, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, ए इस एक्स स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा एक्स एक्स क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कॉमन लेने में, है ना, ऐसे। अच्छा माइनस को भी मैं बाहर प्लस कर देता हूँ और माइनस को अंदर शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे,
क्योंकि बाहर जब तक माइनस दिखेगा ना आपको कन्फ्यूजन होगी कॉमन लेने में, ठीक है। ऐसे कर दिया, इस प्लस सी एक्स को मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। बताओ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको दिख जाएगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। अब बच्चों इसकी लिमिट आपको क्या दे रखी है 1। अब न्यूमिनेटर से कॉमन ले लो आप, क्या एक बार एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा बताओ। एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर था है ना, मैं यही सोच रहा था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स कॉमन लोगे तो बताओ इधर से तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस भी बचेगा। पता लग गया भाई, एक्स कॉमन लोगे, एक तो ये रही एक्स की टर्म और एक ये रही, तो क्या बचेगा, प्लस का सी माइनस का बी लिख दूँ या माइनस बी प्लस सी लिख दूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बताओ यहाँ से कुछ बचेगा, बचेगा बिल्कुल, ए एक्स स्क्वायर है तो ए तो बचेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू बी, तो बी बाय 2 तो बचेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो माइनस का सी बचेगा, क्या देख लो अच्छे से, माइनस का सी बचेगा। फिर एक्स क्यूब कॉमन लो, एक्स क्यूब, यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा। एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ, माइनस बी बाय 3 बचेगा, क्योंकि बाहर प्लस है, ठीक है। एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो बताओ सी बाय 2 बचेगा। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स क्यूब, और बच्चों क्या है इसका आंसर 1। अब वो रूल लगाओ जो मैंने आपको बताया था, देखो आंसर क्या है बताओ, फाइनाइट है, आंसर फाइनाइट है, और यहाँ पे देखो आप सेपरेट डिवाइड करोगे तो ये तो बात बन जाएगी, ये तो बात बन जाएगी कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा सर, इसके अंदर एक्स को 0 पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब इसका आंसर तो सीधा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बट इसको क्या करेंगे, एक्स बाय एक्स क्यूब करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये टर्म होनी ही नहीं चाहिए थी, अगर ये टर्म जब तक मौजूद रहेगी तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ ही नहीं सकता, तो ये टर्म होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब इस कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 0, और इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, ताकि ये टर्म ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पहली टर्म थी माइनस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 माइनस सी भी 0 होना चाहिए। अच्छा जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स गोज टू 0, ये दोनों तो 0 हो गए, और फिर तो क्वेश्चन इतना सा बन गया ना, क्या बन गया अब, एक्स क्यूब और ए माइनस बी बाय 3, ए माइनस बी बाय 3 प्लस सी बाय 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ए माइनस बी बाय 3, कभी गलती से आप इसको भी 0 लिख दो, ये 0 नहीं है, ये कितना आएगा 1, क्योंकि इसकी लिमिट तो 1 दे रखी है ना। तो एक मेरी इक्वेशन आ गई ए माइनस बी बाय 3 प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 1, ये 3 इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको तीनों की वैल्यू निकालने से नहीं रोक सकती, ठीक है। मैं निकाल के दिखा दूँ आपको, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो सोल्व तो कर ही लेंगे। यहाँ से तो बी और सी के आगे इक्वल आ गए, बी और सी इक्वल आ गए, तो मैं यहाँ पे बी को सी लिख देता हूँ, बी को क्या लिख दो बच्चों सी, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो, सी बाय 2 आ गई, मतलब ए सी का हाफ है ना, ए सी का क्या है हाफ। और यहाँ से बोलो बी को क्या लिख दो, सी लिख दो, बी को सी लिख दो, बी को सी लिखोगे तो सी बाय 3 था ना, ऐसे। और ए को क्या लिख दो सी बाय 2, ए को क्या लिख दो बच्चों सी बाय 2, तो देखो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बच्चों सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी बाय 2 प्लस सी बाय 2 क्या होता है, सी होता है, सी में से सी बाय 3 गया, 2 सी बाय 3 आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई कितनी 3 बाय 2, सी की वैल्यू 3 बाय 2 आ गई। बी और सी तो इक्वल था, तो बी भी कितना आ गया 3 बाय 2 आ गया। ए क्या था सी का हाफ, ए था बच्चों 1 बाय 2 इंटू सी, तो मतलब ये 3 बाय 4 होएगा ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, तो आंसर क्या था बताओ 16 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे 9 बाय 16 आएगा, बी का स्क्वायर 3 बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 9 बाय 4, और सी का स्क्वायर भी कितना होगा 9 बाय 4, 16 एलसीएम ले लो, ये कितना आ गया बच्चों 9, ये कितना आएगा 36, और ये भी कितना आएगा 36, 16 से 16 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 81। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ये बता दिया कि एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं वो तो सब बच्चों को पता है। बाद में क्या करेंगे, बाद में अगर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है ना उसको तो उतना रख देना जो लिमिट का आंसर है, और बाकी एक्स एक्स स्क्वायर जो एक्स क्यूब से छोटे कोफिशिएंट है उन सबको क्या लिख देना बच्चों 0। अब आप सोचोगे सर मैंने एक्स की पावर 4 क्यों नहीं लिखा, अगर एक्स की पावर 4 लिखते उसको एक्स क्यूब से डिवाइड करते एक एक्स तो बचता, और लास्ट में एक्स को 0 पुट करते तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाती 0, इसलिए उसको लिखने का फायदा ही नहीं है। तो हाईएस्ट अगर नीचे एक्स क्यूब है तो आपको ऊपर एक्स क्यूब तक ही ओपन करना है, बाकी सारी टर्म तो वैसे ही 0 हो जानी है, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लिमिट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही मतलब कि सबसे टफ क्वेश्चन बच्चों को ये लगा, लेकिन मैं कहता हूँ उतना टफ नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है अगर ये इक्वेशन है इसके रूट अल्फा और बीटा है, और मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो, मतलब कि अगर मान लो अपने को रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन निकालनी हो, तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं बच्चों 1 बाय एक्स, एक्स को 1 बाय एक्स लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी निकल के, है ना। तो होता क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था
यानी जो ए होता है और सी होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ए की जगह क्या आ जाता है सी, और सी की जगह क्या आ जाता है ए, और बीच वाली टर्म बच्चों सेम रहती है। अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए, जैसे मान लो ये नीचे लिख रखा है, इस इक्वेशन के रूट सबको पता है 2 और 3 हो, तो ऐसी इक्वेशन लिखो जिसके रूट 1/2 और 1/3 हो, तो आप कहोगे सर इस 1 की जगह तो क्या लिख दो 6, और इस 6 की जगह क्या लिख दो 1। तो ये इक्वेशन जो आएगी ना, इसके रूट आप सोल्व करके देख लो। आपको अगर यकीन ना हो ना, आप इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने कितनी बड़ी बात है, 6x² मल्टीप्लाई आनी चाहिए, तो माइनस के 3x और माइनस के 2x। तो 3x कॉमन लो तो क्या बच गया बच्चों 2x माइनस वन, माइनस वन कॉमन लोगे 2x माइनस वन। तो फैक्टर क्या बन गया इसके 2x माइनस वन इंटू 3x माइनस वन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई ना, देखो एक 1/2 और एक 1/3। बट मैं आपको सीधा रूल बता रहा हूँ कि अगर एक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं और आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो, तो सिर्फ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होती है उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया करो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, एक तो ये कॉन्सेप्ट बता दिया। दूसरा, अगर बच्चों इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, जैसे मान लो ये इक्वेशन थी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट क्या है बच्चों 2 और 3 है ना, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या x माइनस 2 x माइनस 3, क्योंकि जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आएगा। यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट कितना था 1 था, है ना। अब अगर मैं ये लिख देता कि 2x² माइनस 10x प्लस माइनस के 10x प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके रूट क्या है पता है 2 और 3 है, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, तो इसके रूट क्या है बच्चों 2 और 3। तो क्या अब आप इस एक्सप्रेशन को भी ये बोलोगे क्या कि सर इस एक्सप्रेशन को भी आप जो है ना 2 और 3 रूट है तो इसको x माइनस 2 x माइनस 3 लिख दो, इसको ये लिखोगे ना, नहीं आएगा बच्चों इसका आंसर ये, क्योंकि इसमें तो x² का कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ पे 2 है। तो मैं ये कहता हूँ जो रूट होते हैं इक्वेशन के उसको x में से माइनस करके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख के, और जो x² का कोफिशिएंट है यानी हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म उसका कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब आप करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई आंसर सेम आएगा। यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसको लिख दो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बट x² का कोफिशिएंट जो है ना उससे क्या कर दिया करो मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। देखो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये बच्चों इस इक्वेशन का एक रूट है। अगर a इसका रूट है तो मैं इस इक्वेशन के दोनों रूट निकाल सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जो पॉजिटिव रूट आएगा उसको मैं क्या लूंगा a ले लूंगा, है ना। मेरे को यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं निकाल के दिखाऊँ आपको। देखो a तो पहले ही निकाल लो आप। अगर मैं इस इक्वेशन का रूट निकालना चाहता हूँ माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वेयर, वो करोगे ना डी निकाल के करोगे 17 आएगा अपॉन 2 इंटू ए होता है, तो दो वैल्यू आ गई। बताओ प्लस वाली वैल्यू लूंगा ना। अगर मैं कहूँ कि ए रूट है तो एक्स को ए लिख दूँ, क्यों, क्योंकि बच्चों ए क्या है पॉजिटिव है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे सर रूट 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। अगर कहीं ए स्क्वेयर की जरूरत पड़ी, देखना पड़ेगी आगे जरूरत, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर ही कुछ ऐसा निकालना होगा, तो ए स्क्वेयर की कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका स्क्वेयर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। रूट 17 माइनस 1 अपॉन 16, इसका स्क्वेयर करोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी। आप ये मत समझना हमारे को क्वेश्चन से पहले ये क्यों समझा रहे हो, मैं सिर्फ आपको यूँ मान लो इसका रूट निकाल के बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी आ सकता है। डिवाइड करोगे अलग से तो क्या आ जाएगा 9 माइनस रूट 17 बाई 8, कुछ ऐसा मतलब कि आ सकता है। ठीक है, ए निकालना हो मेरे को, ए इसका रूट है तो मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं ए बोल दूंगा, और पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव वाला रूट मैं कंसीडर कर लूंगा। ए स्क्वेयर की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ए स्क्वेयर भी निकालना आता है। ए स्क्वेयर के रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ेगी मेरे को, उसका रेसिप्रोकल भी निकालना आता है। ठीक है, अगर मेरे को ए स्क्वेयर के रेसिप्रोकल की जरूरत पड़े तो बच्चों ए स्क्वेयर तो आ ही गया ये वाला, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 माइनस रूट 17 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, 9 प्लस रूट 17 अपॉन 9 प्लस रूट 17, ऊपर तो यही आएगा 9 प्लस रूट 17 इंटू 8, नीचे 9 का स्क्वायर माइनस 17 तो 64 आ जाएगा। 8 से ये कट जाएगा 64 8 टाइम्स, तो यानी कि मेरे को अगर कहीं ए स्क्वायर के रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों मैं ये लिख दूंगा। ठीक है ना, समझ जाना बस, इसलिए मैंने पहले ही आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ये है 9 प्लस रूट 17 बाई 8। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ए इस इक्वेशन का रूट है और इसकी वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है आपको, अल्फा और बीटा की फॉर्म में दे रखी है। तो अल्फा बीटा इंटीजर है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के मेरे को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। लिमिट जो भी आएगी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी, मैं इक्वेट करके अल्फा बीटा निकाल लूंगा। अब ये जो इक्वेशन है ना इसको ध्यान से देखो, ए तो बच्चों इसका रूट है बट यहाँ पे लिमिट तो x गोज टू 1 बाई ए है ना, तो क्या इस इक्वेशन का रूट 1 बाई ए होगा क्या, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। सिर्फ मैंने आपको बताया था ना, अगर a इस इक्वेशन का रूट है तो अगर मैं 2 की जगह -2 लिख दूं, है ना कांस्टेंट टर्म, और -2 की जगह 2 लिख दूं, तो बच्चों इस इक्वेशन का रूट a नहीं 1 बाई ए हो जाएगा। देखो ये लिख रखा है, बीच वाला x तो सेम है ना, कांस्टेंट टर्म माइनस की थी प्लस कर दी इसने, और ये +2 था तो ये -2 कर दिया, तो इसका रूट पता है कितना है
इसका रूट बच्चों कितना है 1/a है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि 1 माइनस कोस x जो भी x के अंदर लिखा हुआ है, अगर x बच्चों इसको अप्रोच करता है तो ये 0 को अप्रोच करेगा, है ना। मैं थ्योरम लगा सकूं इसके अंदर। हालांकि अगर आपको ये बात नहीं भी पता इतनी डिटेल में, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे, बट किसी को समझाना पड़े लॉजिकली तो आप नहीं समझा पाओगे, ठीक है। अब मैं ये बताओ, इस इक्वेशन का रूट क्या है, बोलो। रूट कितना है 1/a। रूट होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसमें x को 1/a रख दूंगा, x को बच्चों 1/a रख दूंगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यही तो होता है रूट का मतलब। तो अब बताओ, ये 16 तो बाहर कर देता हूं मैं, ये 16 तो कर दो बाहर। लिमिट x गोज टू 1/a, और ये क्या बन गया 1 माइनस कोस ऑफ, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखते जाओ बस। इसको आप एज इट इज बच्चों कॉपी करते जाओ। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि कहीं पे भी आपको ऐसा दिख जाए लिमिट x गोज टू 0 और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको 1/2 लिख देना। बोला था ना मैंने आपको 1/2 लिखने को। मेरे को यहाँ पे यही दिख रही है, देखो मेरे को जहाँ जैसे ही मेरे को 1 माइनस कोस दिखा ना, मेरे को इस फॉर्मूले की याद आ जाती है तुरंत, है ना। 1 माइनस कोस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ x है तो बच्चों नीचे x का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, तभी तो इसका आंसर 1/2 आएगा। और एक x 0 को अप्रोच भी करना चाहिए, यानी कि अगर x 0 को अप्रोच करे तो ये नंबर 0 बनना चाहिए। अब अगर x 1/a है तो बताओ ये नंबर 0 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, वो तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, आंसर तो आप सीधा ही निकाल देंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस थ्योरम का यूज करने के लिए मेरे को क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। ऊपर तो ठीक है 1 माइनस कोस सेम लिख दिया, बट नीचे बच्चों आप कहोगे सर इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर चाहिए, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया ना 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। तो इससे अगर मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ये तो था ही 1 माइनस, घबराना नहीं है, मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, ठीक है ना, कि क्या लिखे जा रहा हूँ मैं। अब मेरे को बता दो कि इस एक्सप्रेशन का आंसर, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या, बस बात बन गई। इसको 1/2 लिख सकता हूँ, तो फिर ये 16 तो बाहर है ही, ये 1/2 मल्टीप्लाई होके ऐसे हो जाएगा। ये मत समझना नीचे 1/2, नीचे कहाँ है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो है, तो ऊपर ही है ये तो 1/2। और बस मेरा आंसर क्या बच गया, अब लिमिट x गोज टू 1/a और 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और बच्चों इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरा काम है कि इस लिमिट को सोल्व करना। क्या करना है बच्चों, इस लिमिट को सोल्व करना है। अब देखो आप कहोगे सर कि 1/a पुट करने से ऊपर तो 0 बन ही नहीं रहा, नहीं ये दिख रहा है आपको, अगर 1/a इसका रूट है तो 0 बनेगा ना, और नीचे भी क्या बनेगा 0 बनेगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। बट 0/0 फॉर्म है, इसमें लोपिटल मत लगा देना अभी आप, देखो क्योंकि ऊपर भी देखो स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, तो आप इसमें क्या करोगे, ऊपर वाले फंक्शन को अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखना है आपको, इसको क्या लिखोगे बताओ, -2 लीडिंग कोफिशिएंट का, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट कितना है -2, और इसके कितने रूट है बताओ, इसके 2 रूट है ना बच्चों। अगर इसके रूट मान लो, इस इक्वेशन के रूट मान लेते हैं अपना a और b थे, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे बोलो, 1/a और 1/b होंगे ना। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/a और x माइनस 1/b। बताओ अगर जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसके रूट अगर 1/a b की फॉर्मेट में थे तो इसके क्या आएंगे 1/a और 1/b की फॉर्मेट में आ जाएंगे। और इसका होल स्क्वायर तो है ही, इसका होल स्क्वायर तो बच्चों है ही, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसका होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर से अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर बाहर आएगा, तो क्या बचेगा पता है, ये 1/a माइनस एक्स बच जाएगा, है ना, 1/a माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर तो है ही। अब आप मेरे को बताओ जरा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, ये -2 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 4, और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और लिमिट x गोज टू 1/a, और साथ में सिर्फ क्या बच गया अपना, x माइनस 1/a, मैं अलग अलग कर रहा हूँ अब, इसका होल स्क्वायर अलग और x माइनस 1/b का होल स्क्वायर अलग, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर तो है ही, और 1 माइनस ए 1/a माइनस एक्स लिखूँ या x माइनस 1/a लिखूँ, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जो a स्क्वायर था डिनोमिनेटर में उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। इससे ये टर्म कट गई। अब x की जगह क्या डाल दो बच्चों, अब x की जगह डाल दो 1/a 32/a स्क्वायर, और x की जगह डाल दो 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया। बट अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो ये a और b क्या माने थे, मैंने रूट माने थे ना। आप कहोगे सर b तो क्वेश्चन में कहीं मौजूद ही नहीं था, तो मैंने क्या मान लिया, इसके रूट मैंने क्या मान लिए थे बच्चों, a और b। a तो क्वेश्चन में दे रखा था, b मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, देखो ये इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या थे, a और b। तो फिर इसको रेसिप्रोकल किया था आपने ऐसे,
ए और सी को इंटरचेंज करके लिखा था तो ये ऐसी बन गई थी ना। इसके रूट क्या थे बोलो, 1/a और 1/b, यही तो था। अब आप एक बात बताओ, ये जो लिख रखा है 1/a और 1/a, अगर b रूट है तो इनका डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हो ना बच्चों, क्या होता है, रूट डी बाई ए, पता है ना आपको, रूट डी बाई ए होता है डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। डी निकालना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac मतलब कि 16 बाई ए कितना है, ध्यान रखो -2, और डी कभी भी डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता तो इसको मोड ले लिया करो, है ना, यानी कि √17/2 आ गया। इसका स्क्वायर चाहिए आपको तो 1/a माइनस 1/b का स्क्वायर। बच्चों आप समझ रहे हो मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1/a और 1/e आपको एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इस इक्वेशन के रूट है तो 1/a माइनस 1/b क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स ही तो हो गया, और डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना तो मेरे को आता है ना फॉर्मूले से सीधा ही। तो क्या आ गया अपना 32/a स्क्वायर इंटू, इसका आंसर आ गया बच्चों 17/4, समझ गए, 4 से ये काट दो, 8 इंटू 17/a स्क्वायर। अब सिर्फ किसकी बात रहेगी, ए की, और मैंने बताया था ना ए किसका रूट था, इसका, तो ए की वैल्यू निकाली थी ना हमने सोल्व करके, √17 माइनस 1/4 निकाली थी शायद, है ना, √17 माइनस 1/4, हाँ ठीक है, ये निकाली थी। हाँ ठीक है, ये निकाली थी। फिर मैंने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, और फिर मैंने क्या किया था, इसका रेसिप्रोकल किया था, ताकि वो 1/a स्क्वायर यहाँ यूज कर सकूँ मैं। 1/a स्क्वायर है ना ये देखो, और मैंने पहले ही पेज पे आपको निकाल के दिखा दिया था क्योंकि वो अब जरूरत पड़ेगी। 1/a स्क्वायर क्या था बोलो, 9 प्लस √17/8, 9, 1/a स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, 9 प्लस √17/8, ये 8 से कट जाएगा 17 टाइम्स, 9 प्लस √17, 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 17 9 जा होता है 153, और 17 √17। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √17, यानी कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया बताओ 153, और बीटा कितना आ गया बच्चों 17। अपना आंसर क्या है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 170। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या कर दिए, मिक्स करके एग्जाम ने दे दिए। बट इस तरह के 5-6 क्वेश्चन बच्चों आप सोल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के, तो आपको मजा आएगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, कैलकुलेशन करना भी आपको अच्छे से आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में 3 चीज़ें, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स, तीनों आपको हमेशा आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के अंदर अगर एक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो ऐसी इक्वेशन लिखनी हो जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो, आपको पता है कि ए और सी को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अगर रूट 2 अल्फा और 2 बीटा वाली इक्वेशन लिखनी है तो एक्स को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दो, एक्स को x/2 से रिप्लेस कर दो। आपको ये सारी की सारी बातें बच्चों अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट्स के हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जितने भी 2024 मेंस के अंदर अपने पूछे गए थे।